लकी बिस्ट अभी भी तो रॉ एजेंट नहीं है। अगर मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दूंगा अभी, मैं ये बोलूँगा यार, दुनिया को जो लक्ष्मण सिंह पता है, जो लक्की बिस्ट पता है, ना तो लक्की मेरा नाम है, ना लक्ष्मण मेरा नाम है, ना बिस्ट मेरी कास्ट है। Apart from all the challenges you have faced, what advice would you like to give us? सक्सेस पता है कौन होता है? हिस्ट्री कौन क्रिएट करता है? जिसका विजन बहुत बड़ा है। फीमेल स्पाई का जिक्र किया, उनका क्या रोल होता है, कैसे हेल्प मिलती है? तो मुझे लगेगा यार एक लड़की मिलने आई है तो मुझे दिमाग में पहले होता है ये मुझे क्या नुकसान करेगी। मतलब वैसे पिछले गवर्नमेंट भी थी, आपके हाथ में AK-47 है लेकिन आपको बोला गोली नहीं चलाओगे, तो यार क्या करोगे उस वेपन को रखकर? जो ये अज्ञात घुस के मार रहे हैं, अगर हमारा एनिमी दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वहीं जाके ठोको। सोनिया गांधी ऐसे संगठनों से जुड़ी हुई हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहता है देश। 14 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिमों के 28 करोड़ हाथ लाल किले को कैप्चर कर लेंगे। बांग्लादेश की आवाम को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके बाप का भी बाप है। हमारे ईस्टर्न कमांड का आधे घंटे पहले उठना है मॉर्निंग में और पता नहीं चलेगा बांग्लादेश का। फर्स्ट पार्ट आ गई थी तो सेकंड की जरूरत क्यों पड़ी द हिटमैन की? शेर सिंह राणा से कहाँ मुलाकात हुई? अरे सर, मैं धरती में किसी से नहीं डरता सर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमाम पॉडकास्ट आपने देखे होंगे लेकिन आज बहुत कुछ अलग होने वाला है। दरअसल इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है, द रॉ हिटमैन, और उसका ये सेकंड पार्ट है। अब जिन पर ये किताब लिखी गई है, पहली किताब जब आई थी, पहला पार्ट, तब भी हमने आपकी मुलाकात उनसे करवाई थी, लेकिन इस बार की मुलाकात थोड़ा अलग होगी क्योंकि मेरे साथ खास मेहमान पूर्व NSG कमांडो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सिक्योरिटी संभालने वाले लकी बिस्ट जी तो हैं ही, साथ में आज NCC के कैडेट्स भी होंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। लकी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तमाम पॉडकास्ट आपने किए होंगे इंडस्ट्री में, ये कुछ अलग लग रहा है? NCC कैडेट्स सामने हैं और आप? नहीं बिल्कुल यार, मतलब अपना देखो, इतना बिजी होने के बाद भी इतना कीमती समय निकाल के वो यहाँ आए, तो मैं उसके लिए आपको दिल से थैंक्स कहता हूँ। तो सवाल जवाब होंगे, वो लोग भी अपने सवाल करेंगे जितने भी NCC कैडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करूं कि जब फर्स्ट पार्ट आ गई थी तो सेकंड की जरूरत क्यों पड़ी द रॉ हिटमैन की? सर लगा कि यार नहीं, मतलब एज ए ऑथर एस हुसैन जैदी सर और साइमन सुस्टर को लगा कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। तो क्योंकि ये कहानी उनको लगा कि नहीं यार, ये पहली किताब पर ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो इस कहानी को कंटिन्यू आगे लेके जाना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया और नेक्स्ट बुक आई सर। वैसे लकी बिस्ट के बारे में तो देश और दुनिया वाले जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर जानना चाह रहा हूँ कि लकी बिस्ट है कौन? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ सर, और एक सोल्जर हूँ बस। और अब नई मुंबई बॉलीवुड भी तो अब है। अभी कोशिश कर रहा हूँ एज ए राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और एक डायरेक्टर बनने की, तो अभी लगा हुआ हूँ उसी जस्तुजू में लगे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत जब आपकी होती है एक रॉ एजेंट, फिर NSG संभालते हैं आप, NSG में कमांडो रहते हैं, तमाम कहानियाँ किससे आपके रहे? मैं ये समझना चाहता हूँ कि कैसी लाइफ स्टाइल होती है एक रॉ एजेंट की या एक NSG कमांडो की? एक नॉर्मल सिविल से देखो, फोर्स तो डिफरेंट है ही। अगर एक आदमी नॉर्मल एक सिविल लाइफ से एक फोर्स की लाइफ में जाता है तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि सबसे पहले उसको देखो, फोर्स में जाती है सबसे पहले डिसिप्लिन, या शुरुआती हमारी डिसिप्लिन से स्टार्ट होती है, और हर चीज़, आपका रहना, आपका खाना, आपका सोना, वो एक चीज़ निर्धारित है, कब आप सोओगे, कब आप खाना खाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिविल की तरह ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करोगे, तो बहुत डिफरेंट है सर। जो भी एक आदमी एक फोर्स को ज्वाइन करता है तो उसकी लाइफ बहुत चेंज होती है। लेकिन रॉ एजेंट इतने सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन कैसे कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता, इतने सालों साल कहीं रह जाते हैं? अभी ये तो बहुत लंबी कहानी है। जैसे इस बुक में भी अगर आपने सुना होगा, जो भी व्यूवर्स हैं इसको पढ़ेंगे तो उसमें दुनिया के अलग अलग 8 ऑपरेशन हैं कि कैसे एक एजेंट या एक सोल्जर या एक स्पाई या कुछ भी बोलो आप, वो कैसे एक नई कवर आईडी में जाता है। अब हर ऑपरेशन पर आप देखोगे तो हर ऑपरेशन के लिए एक नई कवर आईडी है, कि जो भी इसमें बहुत सारे 8 ऑपरेशन है। किसी ऑपरेशन को अपने क्रिकेट से स्टार्टिंग करता है, ठीक है, किसी ऑपरेशन में वो एक नॉर्मली से एक दुकान पर काम करता है,
किसी ऑपरेशन में वो पहली बार एक आदमी से मिलता है, तो कैसे किसी भी ऑपरेशन की शुरुआत होती है। इसमें तो 8 ऑपरेशन अलग अलग हैं। ऑपरेशन मोनोपोली, ऑपरेशन जंगल सफारी, ऑपरेशन कसिनो, ऑपरेशन टाइगर क्लॉ, चंडेल कॉन्स्पिरेसी, ऑपरेशन हॉट पैरासूट, ऑपरेशन ब्लाइंड स्पैरो, ऑपरेशन ब्लैक विडो। अब इन 8 में से फेवरेट कौन सा था लकी वेस्ट का? यार अब फेवरेट तो क्या बोलूं, देखो ऑपरेशन तो कभी या favorite जो नहीं होता सबसे है। ज्यादा जिसमें लगा हो कि यार यहाँ फंस गए? नहीं देखो, हर दुनिया में कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो हर मोड़ पर उनको लगता है यार अब गए। ऐसा नहीं है कि बहुत कहने को, जब आप लास्ट में एक ऑपरेशन को देखते हैं तो आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन जो उस ऑपरेशन को फेस कर रहा है उसको लगेगा हर मोड़ पर यार अब यही कहानी खत्म, अब यही कहानी खत्म। लेकिन जब भी एक एजेंट या जो भी जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहा हो, वो एक हमेशा एक अल्टरनेटिव प्लान लेके चलता है कि यार अगर इस प्लान पर हम नहीं होंगे तो सेकेंडरी प्लान पर अल्टरनेटिव प्लान हमारे पास कौन सा होगा। तो अगर आप कोई भी इसमें ऑपरेशन बोले तो ऑपरेशन जंगल सफारी भी है कि यार कैसे हमारे एक सीनियर को कुछ एक मिलिटेंट ने ख़त्म किया, कैसे उस पूरी मिलिटेंट टीम या उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। या आप ऑपरेशन कैसीनो देख लो कि किसी देश से हमारे को एक ऐसे आदमी को लेकर आना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे, मतलब ये कहना इजी है, आपको सबसे पहले तो देखना है कि दुनिया के अंदर वो कौन सा आदमी है जो हमारे काम का है। फिर आप एक प्लान तैयार करते हो कि उसको उस देश से कैसे लेके आना है और कौन से देश में लेके आना है जिसको हम उसको लेके आ सकते हैं। तो ईजी लग रहा है। तो ऑपरेशन कसिनो में हुआ क्या था? थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से कि हमें लगता है कि यार हमारे एक बहुत मतलब देशभक्त आदमी जो इस टाइम किसी की कस्टडी में है और उनकी जान को थ्रेट है, और वो देश किसी भी कीमत पर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब उन्हें कैसे भी बचाना है, और हमारे को पता है कि वो देश उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब उन्हें सेव करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट पर जा चुके हैं, जहाँ से हमारे को जस्टिस मिला है कि आप इनको अभी सजाए मौत नहीं दोगे। लेकिन हमारे को मालूम है वो देश फिर भी अपनी हद तक जा सकता है, सेम जैसे उसने सरबजीत वगैरह के साथ किया। तो हमारे को भी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसको हम अपने पास रख सकें और उस गवर्नमेंट को ये बोल सकें कि अगर हमारे आदमी को कुछ भी हुआ तो आपका एक बहुत कीमती, जिसको आप अपना एक हीरा समझते हो, डायमंड, वो हमारे पास है। अगर आपने हमारे आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो आपको यहाँ से रिएक्शन मिलेगा उसका। एक बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं थोड़ा ही पढ़ा, ऑपरेशन टाइगर क्लॉ। क्या था एक्चुअली? देखो कहानी, अगर आप, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि जो भी लोग मानते हैं इसमें 2 कैरेक्टर हैं सर। ये कैरेक्टर आपको डिसाइड करना है, एक कैरेक्टर लक्की बिस्ट का है, एक कैरेक्टर एजेंट लिमा का है। हम जो भी कहानी देखते हैं वो ऑडियंस है कि अगर ऑडियंस को लगता है कि ये दोनों एक ही आदमी है, फोर कि यार हमारे को लगता है कि एक इस टाइम इंसर्जेंट ग्रुप है, कोई भी एक इंसर्जेंट ग्रुप के एक लीडर ने, मतलब उनका भी एक लीडर है, एसएस जो खुद लगाते हैं सेल्फ, जैसे एज ए ब्रिगेडियर मान लो उनके, तो खुद ही सेल्फ मान लेते हैं। उन्होंने हमारी आर्मी के ऊपर या कैंप के अंदर कुछ एक लोग कैरम खेल रहे थे, और कैरम खेलते उन्होंने क्या किया, उनके कुछ एक इंसर्जेंट घुसे और खेलते हुए जो बिल्कुल इनोसेंट इस टाइम सोल्जर है यार, जो इस टाइम नॉर्मली अपने कैरम खेल रहे हैं, और उनके ऊपर उन्हीं के कैंप के अंदर जाके फायर करते हैं। और एजेंसी की जो भी इनपुट आती है, रिपोर्ट आती है, और बोलते हैं यार ये इस ग्रुप का काम है, जो भी एक एक्टिव ग्रुप था, इस ग्रुप ने इन सोल्जरों को नुकसान पहुंचा है। बट उस टाइम की जो गवर्नमेंट है, शायद 2010 से पहले का इंसिडेंट है, तो उस टाइम की गवर्नमेंट बोलती है नहीं भाई इनके साथ हमारा सीज फायर है, आप इन्हें नहीं छेड़ोगे करके। लेकिन यार एक ग्रुप, एक लीडर ने ऑर्डर दिया और हमारे ही एक बटालियन की एक कंपनी के अंदर 4-5 लोग घुसे और निहत्थे सोल्जर के ऊपर फायर किया, और 3-4 सोल्जर उन्होंने ऑन द स्पॉट शहीद कर दिए। अब लेकिन उस पर क्या है कि हमारे को किसी भी कीमत पर उस ब्रिगेडियर को, जो मिलिटेंट का जो ब्रिगेडियर है, उसको टारगेट करना है। अब उसको टारगेट करने के लिए लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उसको, जो भी इंडिया का बॉर्डर है जहाँ वो सीज फायर बना के ये लोग रुके हुए हैं, हम उन्हें वहाँ नहीं छेड़ सकते। अब उस यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ सिचुएशन क्या चेंज हो गई है, अब हमारे को किसी आदमी को दूसरी धरती से हिंदुस्तान नहीं लेके आना, अब हमें उसे हिंदुस्तान की धरती से बाहर भेजना है। अब हम उसे हिंदुस्तान की धरती से बाहर कैसे भेजेंगे? जो आदमी हैवली सिक्योरिटी पर है, जो अपने घर से नहीं निकलता, हम ऐसा क्या करें कि वो एक बारी हिंदुस्तान की एलओसी को क्रॉस करे? तो उसके एक पूरी प्लानिंग कि कैसे वो हिंदुस्तान की एलओसी को क्रॉस करेगा, कैसे दूसरे देश की एजेंसी की एक फीमेल स्पाई हमारी हेल्प करेगी, और कैसे वो उसको इस एलओसी के उस पार लेके जाएगी, और आगे मतलब क्या हम उस मिशन पर पूरा होंगे या नहीं। फीमेल स्पाई का जिक्र किया, उनका क्या रोल होता है, कैसे हेल्प?
देखो मिलती है? बहुत सारी है, डिपेंड करता है कि फीमेल स्पाई को हम बिल्कुल जैसा मैं वर्क कर रहा हूँ सेम वो भी वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक फीमेल स्पाई ओनली हनी ट्रैप के लिए ही लिया है, ऐसा नहीं है। जो हम वर्क करते हैं, अगर टारगेट को किलिंग करना, एलिमिनेट करना हो, तो सेम एक फीमेल स्पाई भी वही करती है जो एक मेल स्पाई करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कैरेक्टर को यहाँ थोड़ा सा हमने चेंज किया है। उस मतलब उसका यहाँ पर क्या है, जो भी हम लोग जो भी ऑपरेशन प्लान करते हैं उस ऑपरेशन के अंदर हर एक कैरेक्टर होता है, हर एक का अपना काम है। उस फीमेल स्पाई का जो काम है वो है कि एक नॉर्मली एक बिजनेसमैन बनकर आई है वो, कुछ भी XYZ, और उसने अपना बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन जिसमें हेल्प करेगा वो ब्रिगेडियर, क्योंकि उसने इस तरह की चीजें लेनी है जो लीगल नहीं है और उसको पता है कि यही ब्रिगेडियर्स में हेल्प कर सकता है। तो एक फीमेल स्पाई पर उसको ट्रस्ट, एक आदमी से थोड़ा सा आदमी क्या है, हल्का सा 5% 10% सेफ रहने की कोशिश करता है। तो इंसान के जहन में पहली बार क्या आता है कि यार फीमेल है तो थोड़ा सा वो सेफ है। अगर मुझे ये बोला जाए, अगर मैं भी कहीं मिलने जाऊं तो मुझे लगेगा यार एक लड़की मिलने आई है, तो मुझे दिमाग में पहले होता है ये मुझे क्या नुकसान करेगी। मतलब वैसे एक सुनसान एरिया में हूं तो मुझे क्या नुकसान कर लेगी, ये लोगों के फितूर होता है कि लड़की थोड़ा मुझे नुकसान कर लेगी। अगर वहीं पर एक आदमी लड़का मुझे बुलाए कहीं जंगल वगैरह में, तो मेरे दिमाग में होगा यार क्यों बुला रहा है, क्या बुला रहा है। तो आदमी की मतलब जो आपका दिमागी भ्रम है उसको तोड़ने के लिए, तो हम लोगों का कई बार सिचुएशन क्या होता है कि किसको फ्रंट पर भेजना है। तो जैसे और भी देश हैं वो भी फीमेल स्पाई यूज़ करते हैं, कभी आप लोगों से ऐसा कभी लगा कि किसी ने आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की? नहीं, बहुत जगह पर होता है यार। आज भी बहुत सारे मेल्स आते हैं, अभी भी डेली के हजारों मैसेज आते हैं हमारे पास, आज भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी गर्ल्स के भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब वही स्पाई हैं या सबके सब किसी एजेंसी को बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा उनमें से एक या दो तो होगी जो किसी ना किसी एजेंसी को बिलोंग आज भी करती होगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जब पहला मिशन था आपका, कितना चैलेंजिंग था? जब पहला मिशन कौन सा था? यार जब फर्स्ट टाइम था तो मैं नॉर्थ ईस्ट में ही किया हूँ पहली बारी। जब फर्स्ट टाइम था तो वो इतना चैलेंजिंग था कि मैं एक नॉर्मली तरीके से हम लोग एक ROP वगैरह या पेट्रोलिंग वगैरह हम लोग निकलते हैं रात के टाइम, डेली रूटीन होता है इंडियन आर्मी का कि जो भी इंसर्जेंसी एरिया होता है उसमें पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि अपना एरिया, सबका एरिया डिवाइड है। एक बटालियन है, एक बटालियन का इतने एरिया है, एक कंपनी का इतना एरिया। तो नॉर्मली चलते, तो हम भी अंडर ट्रेनिंग आए थे, अंडर ट्रेनिंग ही थे, तो अंडर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के साथ ही जाना था। उससे पहले मैं पूरा ट्रेंड होके आया हूँ। मतलब मैंने ट्रेनिंग कहाँ करी है, मतलब ट्रेनिंग करके आ रखा हूँ, मतलब ग्राउंड पर मैंने वर्क नहीं किया। आज मैं ग्राउंड पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार गया, हम लोग पेट्रोलिंग गए, तो नॉर्मली एक ब्रिज था। जैसे हमारा पूरी एक टीम जो हम एक सेशन मूव कर रहा था हमारा, जैसे हम लोग ब्रिज के ऊपर पहुंचे तो ब्रिज के ऊपर जाते ही कुछ समझ में ही नहीं आया। कंटिन्यू एक मतलब रात के टाइम पर लगभग नॉर्थ ईस्ट में क्या है, उजाला जल्दी होता है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, लगभग 1.5-2 घंटे का फर्क है यहाँ से, टाइमिंग जोन पर भी हम लोग देखते हैं। तो कंटिन्यू जब फायरिंग आना स्टार्ट हुआ तो हमारे को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। सबके सब ब्रिज पर जो भी पोजीशन थी लेनी, हम लोग लाइन पोजीशन पर हो गए, लेकिन उस चंद सेकंड का जो फायर आया, उस फायर पर मैं भी फायर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे वेपन से फायर ही नहीं हो रहा। मैं एकदम से शॉक हो गया, मेरा वेपन फायर क्यों नहीं कर रहा। तो बाद में मुझे समझ में आया कि यार मैंने वेपन को कॉक करना ही भूल गया। लेकिन क्योंकि जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग एक अलग चीज है, लेकिन जब मैं ग्राउंड के अंदर आया हूं ना, जब ग्राउंड पर एकदम से मेरे ऊपर सिचुएशन आई कि मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर फायर आया, मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया। मैं ये भी भूल गया कि मुझे ट्रिगर दबाने से पहले सेफ्टी को चेंज करना है और मुझे कॉक करना है। जब ये सोचो कि मैं इतनी ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं भूल गया हूं ग्राउंड पर, ये रियल ग्राउंड की बात है और ट्रेनिंग दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, हम लोग फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग करते हैं और हमारी सारी गोलियां लगती हैं टारगेट के ऊपर, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारा जो टारगेट है ना, हमारे ऊपर काउंटर फायर नहीं करता भाई वो, क्योंकि एक डमी टारगेट है। हमारे को मालूम है, हम बहुत नॉर्मली तरीके से हम लेटे हुए हैं, जो भी पोजीशन मुझे स्टैंडिंग, लीनिंग, लाइन पोजीशन जो भी मुझे बेस्ट लगती है, मैं उस पोजीशन में फायर करता हूँ, मेरी गोली एक्यूरेट लगती है। ग्राउंड में सामने से भी आनी गोली, कुछ नहीं, ना मुझे डर है ना कुछ है, लेकिन वहां पर सिचुएशन चेंज हो गई है। और सिचुएशन इतनी चेंज हुई कि गोली चलाना बहुत दूर की बात है भाई, टारगेट को लगना बहुत दूर की बात है, मैं कॉक करना भूल गया वेपन। बच्चे कैसे? कुछ नहीं, एक मतलब इंसिडेंट हुआ, जो हमारा फर्स्ट स्क्वाड चल रहा था, उनके पैर में लगी, उनके पैर को बुलेट चीरती हुई निकल गई। बाकी हमारी इंजरी नहीं हुई, सिर्फ एक ही घायल हुए उसमें जो, और
थोड़ी देर, ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट का जो एनिमी है वो ज़्यादा देर तक नहीं करता, JNK की तरह नहीं करता वो कि आपसे आधे घंटे फाइट करेगा या फायरिंग। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विद इन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक ही इनका अम्बुश होता है। वो लोग बस यहाँ से काउंटर फायर किया, क्योंकि मैं ही नया था लेकिन बाकी जो टीम थी वो तो पुरानी ही थी, मैं तो अंडर ट्रेनिंग गया हुआ था, तो उन्होंने काउंटर जवाब दिया। बस ये है कि मैं वहाँ फायर नहीं कर पाया। अच्छा, अंडर ट्रेनिंग ही जब आपने इतनी चीज़ें देख ली तो ये नहीं लगा कि क्या चूज़ कर लिया करियर? लगता ही है ना, आदमी 2 दिन तक तो सदमे में ही रहता है आदमी, हम्म यार क्या हुआ, वो जहन से ही नहीं निकल पाता। हम्म वो मतलब कि बुलेट की आवाज़ आ रही है और ब्रिज पर लग रही है, सिर्फ मतलब चूं चूं की आवाज़ आ रही है, तो वो 2 दिन तक तो इंसान के दिमाग से, जब भी उस रास्ते से जाते हैं तो रूह वैसे ही कांप जाती है। उस टाइम तक धीरे धीरे फिर आदमी हैबिट में हो जाता है सर। और तमाम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एनसीसी के कैडेट्स भी तमाम हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनके भी जो सवाल होंगे उनके भी जवाब लकी वेस्ट को ही देने होंगे। तो एक एक करके जिसको भी सवाल करना हो नाम के साथ आप सवाल कर सकते हैं। This is Senior Under Officer Karamveer from Deshbandhu College, Delhi University, and we are here for podcast to सर लकी सर। एंड मेरा लकी सर से क्वेश्चन है कि जब सर ने बताया कि उनसे राइफल कोक नहीं हुई, तो उस टाइम पे जब उनके पास से फायर निकला तो उन्होंने एक मौत का मंजर देखा है, तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि वो मंजर कैसा रहा, आपने कैसा फील किया उस टाइम पे? यार एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी इंसान हो उसको पता ही नहीं है कि लाइफ की वैल्यू क्या है। अभी तक शायद हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं नहीं पता कि आपकी लाइफ कितनी कीमती है, लेकिन उस पल पर आपको अपने जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ कितनी कीमती है, उस क्षण में आपको समझ में आ जाता है। वो होता चंद एक सेकंड का ही क्षण है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता, विद इन 2-3 मिनट 4 मिनट का ही है, लेकिन इसमें आपको आपकी पूरी फैमिली से लेकर आपके दोस्त से लेकर सारे दिमाग में आ जाएंगे 2 मिनट में। आपको लगेगा ये मेरा, आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, आपको लगेगा मेरा आखिरी पल है भाई। आपको सोचने का, आपका सोचने की जो शक्ति है ना खत्म हो जाएगी। ये मैं ही नहीं हूं, दुनिया में सबके साथ है, लेकिन आपको उस क्षण में पता चल जाएगा कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। आपको उसी क्षण समझ में आएगा, आपको इस जीवन की वैल्यू समझ में आ जाएगी, जो ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है उसकी कीमत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Jain sir, I cadet Aryan Garal from Deshbandhu College, Delhi University. Sir, my question is कि आपने जो बताया कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सर आपके मन में क्या ख्याल आया इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, और जो आप अपने एक सेल्फ डाउट आता है ना कि मैंने इतना सीख के आया हूँ, मैंने ये सब करा, और यहाँ पे जब एक्चुअल में किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मतलब उस चीज़ से आपने कैसे वो किया, कोप अप किया, और कैसे आपने खुद को अगले उसके लिए मोटिवेट किया, और आपने क्या सोचा उसके बाद कि कैसे आपने वो किया? भाई पहले तो क्या था, उस टाइम तो अंधेरा था, उस टाइम शायद शाम को 7-7:30 बजे की बात है। मैंने वो जैसे बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, मणिपुर साइड में, तो उस टाइम अंधेरे में पता नहीं चला। एक तो सदमे से नहीं, जब मैंने मेरे जो सीनियर थे जिनको बुलेट चीरती हुई गई थी पैरों से, जब उनका पैर देख, जब उनको लेकर आए थोड़ी देर के बाद, जब लेकर उनको गाड़ी से हमने आगे बेस हॉस्पिटल भिजवाने की गए, वहाँ से मतलब लिमाकोंग को लेके जा रहे थे उनको, तो भाई उन दर्द उनको क्या हो रहा होगा जो हमारे को हो रहा था यार। मतलब उनको तो उतना दर्द नहीं हो रहा था जो मंजर को देख के मुझे लग रहा था। मतलब उनको उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना दर्द मैंने जब उनका पैर का हाल देखा कि ये हिस्सा ही नहीं है नीचे का, तो शायद उन्होंने तो दर्द फील किया होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फील मैंने उस दर्द को किया है। मेरे से देखा नहीं जा रहा था वो, मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था कि मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा कभी मेरे साथ होगा। तो वही सवाल है कि फिर वहां से मोटिवेट कैसे किया आपने? 2 दिन तक तो समझ में नहीं आया चीजें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया कि यार आपने उससे ऊपर ना आपसे खाना खाया जाएगा, ना आपसे नॉर्मली बैठा जाएगा, क्योंकि दिमाग में आपको एक तो फायरिंग की आवाज, ऊपर से वो सर का पैर, वो 2 चीजें तो निकल नहीं रही है दिमाग से, वो 2 ही चीज दिमाग से नहीं आ पा रही है। तो फिर क्या है कि इसके बाद हमारी एक डीप ब्रीफिंग होती है, हमारे सीनियर्स लोग, उनको समझ में आ जाता है कौन नया है कौन नहीं है, क्योंकि कौन इस ऑपरेशन में आज पहली बार गया। मैं इसको ऑपरेशन भी नहीं बोलूंगा, एक नॉर्मल रूटीन था। ऐसा नहीं है कि हमारे को कहीं से इन्फॉर्मेशन थी कि यार कुछ एक इंसर्जेंट लोग बैठे हुए हैं या मिलिटेंट बैठे हुए हैं। एक नॉर्मल रूटीन था कि एक नॉर्मल आरओपी मतलब पेट्रोलिंग कर रहे थे, नॉर्मली आर्मी का एक नॉर्मल पेट्रोल था। तो फिर जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें समझाते हैं, चीज़ों को पूरा डीप ब्रीफिंग देते हैं, तो उस चीज़ से उभार लेते हैं। ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, तो विद इन 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर धीरे धीरे आपको और ऑपरेशन में भेजा जाएगा, सेम चीज़ें भेजा जाएगा, तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों से निकल जाओगे। लाइफ के अंदर, दुनिया में ऐसा, इस संसार में ऐसा कोई दर्द ही नहीं है जिससे आप नहीं निकल पाओगे। वक्त लगेगा लेकिन निकल जाओगे। बिल्कुल। अगला सवाल। जैन सर, जैन। माई सेल्फ रोविन शर्मा,
सर एज आई हर्ड यू सर्व फॉर 15 ईयर्स इन इंडियन आर्मी, तो सर आपने काफ़ी एडवेंचरस लाइफ जी है वहाँ पर, तो अब आप रिटायर हुए तो अब आपको काफ़ी बोरिंग लगता होगा। यार मौका ही नहीं मिला बोरिंग होने का, क्योंकि मैंने जब से रिज़ाइन लिया हूँ मैं एक दिन बैठा ही नहीं हूँ यार। मतलब बोर मुझे तब लगेगा जब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। मैंने शायद 2019 में मैंने रिज़ाइन लिया और उस दिन से अभी तक मैंने हॉलीडे ही नहीं लिया यार, एक दिन का भी। मैंने अभी तक एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने छुट्टी बिताई हो। अगर मैं दीपावली में भी घर गया हूँ तो घर वालों के साथ या अपने गांव वो ही ट्रैवल किया है। लेकिन रेस्ट बोर मुझे, मैंने क्या बोला आपको, अगर मैं रेस्ट करूंगा तो मुझे बोर लगेगा। मैं मतलब अपने काम में ही इतना बिजी हूं कि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला अभी तक कि मैं बोर भी हो सकता हूं। अगला सवाल किसी का? जैन सर, जय माई हिंद। सेल्फ कैडेट शिवादित्य फ्रॉम देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर मेरा सवाल ये था कि आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब हम लोग को इन फ्यूचर हेल्प करे, मतलब उससे कुछ सीख के। यार आपका अच्छा है, मैं अगर डिपेंड करता है आप क्या चुनते हो। अगर आप देखो, अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स ज्वाइन करते हो, नेवी ज्वाइन करते हो, हर एक का एक अपना काम है। जैसे कल आप आर्मी भी ज्वाइन करोगे, आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी जब भी आप कोई ऑपरेशन करने जाओगे, आप एक सेशन में जाओगे, कंपनी में जाओगे, या ईश्वर ना करे कभी कोई बड़ा बड़ा वॉर हो गया तो आप बटालियन या ब्रिगेड में जाओगे, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल कभी किसी ऑपरेशन के लिए नहीं जाओगे अगर आप ये फोर्स ज्वाइन करते हो। अगर आप डिपेंड, वहाँ पर क्या है कि एज आप एक मतलब कंपनी कमांडर हो, ठीक है, आप एक कंपनी को कमांड करते हो या आप एक बटालियन को कमांड करते हो इन फ्यूचर में जाकर, तो आप एक लीडरशिप, वो तो आपको एज ए धीरे धीरे ट्रेनिंग से पता चलेगा। लेकिन बात मैं इंडिविजुअल की करता हूँ। अगर आप में से कोई आदमी कल सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करता है ना, आप कहता है नहीं यार मुझे एक सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं RNW ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं MI का पार्ट बन रहा हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस का, या मैं IB के लिए वर्क कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या है कि आपको डिसीजन पावर खुद की होगी यार। आपकी उस सिचुएशन में आपकी डिसीजन पावर क्या होगी, आपको खुद को ही डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल एज ए एजेंट वर्क कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि आपको सर के ऊपर कंटिन्यू नज़र रखनी है, वॉच करना है। यहाँ पर डिसीजन आपका ही है, यहाँ पर आपको कोई कमांड नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको सिचुएशन दे दी कि इस न्यूज़ एजेंसी के ऊपर नज़र रखना है, ठीक है, या नोएडा में कोई आदमी है उसके ऊपर नज़र रखना है, XYZ, आपका पर्टिकुलर काम है, डिसीजन पावर भी आपकी है। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहली चीज़ लाइफ का एक सिद्धांत बना लेना यार। जब भी आप लाइफ में किसी ऑपरेशन के लिए निकलो एज एजेंट, रूल्स कोई भी हो, रूल्स को हमेशा दिमाग में रखना है। जो भी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब भी आप ऑपरेशन करो, वो हमेशा लाइफ में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन को आप कैसे करोगे। और दुनिया में खुद के सिवा एज ए एजेंट इस धरती पर किसी पर बिलीव नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चाहे लक्की बिस्ट ने ही आपको ऑर्डर दिया हो, आपको ऑर्डर दे दिया ना, काम अपने तरीके से ही करना है यार। किसी पर विश्वास नहीं, अपने पर पूरा होना चाहिए। सर, अगला सवाल। एक सवाल और। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आप किसी फाइट में हो, मतलब एनिमी सामने है, लेकिन आपको मतलब ऐसा फील होता है कि मतलब हमसे वो ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है फाइट में, तो उस सिचुएशन में मतलब खुद को हेजिटेशन भी होती है कि मतलब फाइट कैसे करेंगे, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और मतलब ऐसा फील होता है कि कैसे कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसको। देखो एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि सर मुझे पर्सनली बहुत मतलब किसी से भी पूछना था कि मतलब बहुत हेजिटेशन होती है, मतलब कोई सामने आ जाए और मतलब मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसको टैकल कैसे करें? टैकल कैसे करते हैं? देखो सबसे मतलब आई थिंक डिफेंस मतलब कैसे कर सकते मैं समझ गया। देखो उसके कई अलग अलग तरीके हैं मेरे भाई, कि कभी भी आपका जो एनिमी होगा ना, आप धरती में तब तक अपने एनिमी को नहीं हरा सकते हो जब तक आप अपने एनिमी के बारे में जान नहीं लोगे। अगर इस दुनिया में अपने एनिमी को हराना है तो आपको एनिमी की ताकत भी पता होनी चाहिए, अपनी कमजोरी भी पता होनी चाहिए। दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है जिसके बारे में आप नहीं जानते? दुनिया में कभी उस एनिमी से मत लड़ना या उसे किल करने मत जाना जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। कभी भी ऑपरेशन सिर्फ 1% होता है, उससे पहले 99% क्या होती है? तैयारी होती है। अगर आप तैयारी करके नहीं गए हो, आप डेफिनेटली हारोगे यार। सेम एग्जाम है ना यार, एग्जाम तो एक ही दिन होता है ना। शायद आप पूरे साल भर पढ़ाई करते हो और एग्जाम एक ही दिन देने जाते हो ना यार। आज एक दिन का एक पेपर होता है, दूसरे दिन दूसरा, लेकिन उस पेपर के लिए आप पूरा क्या करते हो? 1 ईयर पढ़ाई करते हो। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे
क्या लिखना है, क्या करना है, उस बुक के बारे में आपको नहीं पता जिसका आप एग्जाम देना हो, तो आप 100% हारोगे ना यार। आपको पता है कि आपका एनिमी क्या है, मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। मुझे सपोज करो, मुझे पता है यार कि आपका क्या नाम बताया, मुझे बताया कि शिवम आदित्य भाई बहुत फिजिकल स्ट्रांग है शिवम आदित्य का, तो मैं पता लगाऊंगा यार कितना फिजिकल स्ट्रांग है इसका भाई। एक ने मेरे को बोला यार इसका स्टेमिना इतना तगड़ा है, 40 किलोमीटर रनिंग करता है भाई 30 kg के साथ। मैं कोशिश करूंगा मैं 60 किलोमीटर का अपना स्टेमिना बनाऊं, क्योंकि मैं आपको जान गया हूं ना भाई, तो मुझे आपको खत्म करने के लिए पहले 60 किलोमीटर का स्टेमिना चाहिए। मुझे बता दिया कि यार अगले का भाई फायरिंग बहुत तगड़ा है सटीक, अगला 500 मीटर पर तो हेड शूट करता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि यार कम से कम 700 मीटर पर मेरा हेड शूट होना चाहिए। मैं उसको उस रेंज में ही नहीं जाऊंगा उसके, मैं 500 मीटर के रेंज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 500 मीटर में तो वो हेड शूट करता, तो मैं बोलूंगा 700 मीटर से मैं हेड शूट करूंगा अगले का। तो अपने एनिमी को जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपने एनिमी को जान लिए ना, उस दिन आप जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारोगे यार। ठीक है, अगला सवाल। मेरे को बस यही पूछना था कि जैसे अभी के जनरेशन है वो कहीं ना कई चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है, तो जैसे डिफेंस से लेकर उनको मोटिवेट कैसे करें? सवाल समझ गया चाहिए कि रील वाली जनरेशन को, जनजी वाली को कैसे मोटिवेट करें। ना बिल्कुल यार, मुझे एक चीज बताओ, मोटिवेट की जरूरत ही क्यों है यार? मैं सबसे पहले एक चीज पूछ रहा हूं कि क्यों आज की जनरेशन को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है? मतलब जरूरत क्यों है मोटिवेशन की? मतलब आज से पहले मुझे नहीं लग रहा कि 10 साल पहले किसको कोई मोटिवेशन, मैंने तो देखा ही नहीं था यार कि कोई मोटिवेशन की चीज आए। आपके अंदर खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए यार। और डिपेंड करता है कि मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं कि आपके टीचर, आपकी परवरिश वो कैसी हुई है यार, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया वो टीचर आपको किसके बारे में पढ़ा रहे हैं यार? वो आपको भगत सिंह की थ्योरी पढ़ाते हैं या किसी फिल्म स्टार की थ्योरी पढ़ाते हैं? वहीं से डिपेंड। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी आदमी को बैठा लो यार मेरे सामने, दुनिया के किसी को भी लेके आ जाओ, एक टीनेजर को जो बिल्कुल बिलीव नहीं करता देशभक्ति के ऊपर, हम उसे 4 दिन में बिलीव करवा देंगे यार। वो कहेगा मैं देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। डिपेंड करता है कि आप अभी तक क्या सुनते हुए आए हो। क्यों? एक आपने बच्चा देखा छोटा सा, एक बच्चा छोटा सा जो होता है ना, छोटा सा बच्चा, तो कुछ नहीं पता, वो स्नेक को क्या करता है, पकड़ के गले में डाल लेता है, खेलता है स्नेक के साथ। क्यों? आप स्नेक के साथ कभी नहीं खेलोगे। पता क्यों? क्योंकि आपको पता है स्नेक काटेगा। उस बच्चे को पता ही नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं डर, तो उस बच्चे को पता ही नहीं है क्या अच्छा और क्या बुरा, तभी तो स्नेक के साथ भी खेल लेता है ना। थोड़े दिन के बाद आपको पता चल जाता है क्या अच्छा और क्या बुरा। आप सुन रहे हो वो किस हद तक सही है ये मुझे नहीं पता, कि लोग आपको जो अच्छा बता रहे हैं वास्तव में अच्छा है या नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना। आते हैं अगले सेशन में और सवालों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले भी जिक्र हो रहा था रॉ एजेंट को लेकर कि आदेश भले मिल गया, लेकिन क्या करना है केवल ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल। मुझे ये समझना है कि क्या सरकारों की तरफ से थोड़ा ये हो जाना चाहिए कि जिम्मेदारियां ली जानी चाहिए, रॉ एजेंट को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली देखो ये गलती हम अपनी सरकार को ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रूल्स ही नहीं है ना सर, रूल्स है ही नहीं। अब यूएन दुनिया के कहीं के भी रूल्स नहीं है कि दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी देश आपको नहीं कहता कि आप एलओसी क्रॉस करके किसी दूसरे टेरिटरी में जाके कोई ऑपरेशन। बैकहैंड से सपोर्ट मिलता है? क्या चीज? बैकहैंड से सपोर्ट मिलता है यार। आप कोई आर्मी ऑपरेशन करने नहीं जा रहे हो, आपको यह सपोर्ट मिलेगा यार। अगर आपको कुछ भी हो गया तो आपकी फैमिली को पूरी गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट अपने हर हद तक कोशिश करती है यार। जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशन कैसीनो के अंदर, बताया ना मैंने आपको, गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बोला कि करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा आदमी सेफ चाहिए वहां भी, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक सपोर्ट ही तो है। चलो हमारे देशभक्त आदमी जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च काम किया और किसी दुश्मन देश की जेल के अंदर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यार, हाँ हमारा लॉ नहीं चल रहा है, हमारा कानून नहीं है उस देश में। हर देश की एक सीमाएं है, उनका लॉ है, हम उसे वहां से नहीं ला सकते, लेकिन आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उससे सुई भी टच नहीं करोगे आप। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट कर ही रही है। आप किसी ऐसे ऑपरेशन में फंसे थे कहीं बाहर? यार मैं तो जगह का नाम मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मतलब ऑपरेशंस बहुत सारे करे हैं, लेकिन ईश्वर की दया अगर मैं कहीं फंसा होता तो शायद मैं कभी वापस ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, हम लोग देवभूमि में बहुत बिलीव करते हैं, और इस हिंदुस्तान को 2 इंडियन आर्मी की बटालियन, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल राइफल हो, 2 बड़ी बटालियन रेजिमेंट
हमारी स्टेट भारत को देती है, यहाँ तक कि नागा रेजिमेंट की भी जो स्टार्टिंग है वो भी कुमाऊं से ही है। तो बहुत मतलब माँ काली भगवती कोटगाड़ी का बहुत बड़ा हाथ रहा है सर, कि अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा लगा किसी ने फॉलो किया हो? बहुतों ने फॉलो, मैंने एक इंसिडेंट बताया ना, अभी एक इंसिडेंट हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। कि नॉर्मली हम लोग एक शूज़ वगैरह खरीदने आए थे, शायद 2005 की बात है। तो कैंप से बाहर नहीं निकलने देते सबको, तो हम 2 लड़के कैंप से बाहर आए क्योंकि शूज़ चाहिए थे रनिंग करने के लिए। शूज़ चाहिए थे, तो हम 2 को बोला कि सबके नंबर तुम ही नोट कर लो भाई, 20-25 लोगों के भी, तुम ही इनके लिए शूज़ लेके आ जाना, आउट पास तुम जा रहे हो। तो हम लोग 20-25 जो भी हमारे साथ टीम के बंदे थे, उनके जूते के नाप हमने लिए और लिस्ट लेके आ गए। और हमें नहीं पता चला इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई। तो 2005 में किसी ने हमको फॉलो किया, जिस दुकान में हम लोग जूते पैक करवा रहे थे। तो इतनी देर में कहीं से दूर एक गाना बजा, तो उस गाने को सुनने के लिए हम चले गए। हिंदी गाना था, तो नागालैंड के अंदर यार हिंदी गाना, वो भी हांगकांग मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद, विदिन 5 मिनट के बाद एक धमाका होता है शायद, जिसमें बहुत लोगों की जान भी गई। अगर आप गूगल देखोगे तो सेफ रहा। एक आदमी ने फॉलो किया, बस एक छोटा सा गाना था जिस गाने के कारण जान बची। और वो उस दिन हमें पता भी नहीं चला वो बॉम्ब हमारे लिए प्लान किया था करके। वो तो अगले दिन पता चला कि कौन आउट पास गए थे 2। तो इंसिडेंट होता है, लेकिन बचाने वाला उससे ऊपर है सर। कभी जैसे मेडल्स का भी सोचते हैं कि हम लोग पे छाती पर मेडल होने चाहिए, किस प्राइस के? जरूरत ही नहीं पड़ी सर, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, मौका ही नहीं दिया, मतलब विचार करने का मौका ही। आपको मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ सर, ईश्वर ने देखो, चाहे कितना भी एक एजेंट या एक स्पाई लाइफ में कुछ भी किया, 4 साल जेल रहे, 11 जेलें ट्रांसफ़र हुई, फ़र्क नहीं पड़ा। दुनिया ने क्या बोला, किसने गैंगस्टर बोला, किसने टेररिस्ट बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वर ने लास्ट में क्लीन चिट दिया सर, ठीक है। अपनी आज आपके सामने बैठा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर ने सर 2 बुकें पब्लिश कर दी सेम लाइफ में। लोग तो विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं यार ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरे बारे में जान ले। तो मैं बोलता हूँ भाई 2 बुक पढ़ ले यार, ठीक है, तो जान लेगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल। अब जिक्र किया आपने, इतनी जेलें चेंज की गई, तो अब सामने बच्चे भी हैं तमाम, तो वो वाक़या बता ही दीजिए, क्या था मामला ये एजेंट लीमा वाला? यार एक था कोई, मैंने आपको बोला कि कोई किलिंग हुई थी नेपाल बॉर्डर पर सेम। तो वहाँ की मतलब उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि ये किलिंग मेरी है या मैंने करी है किलिंग, तो उसमें एक्यूज बनाया गया। तो 4 ईयर जेल रहा, 11 जेल ट्रांसफ़र। और लास्ट में जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने बोला नहीं यार सही डिसीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट ने बाहर निकाला। क्या ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी आज हैं, तत्कालीन सीएम थे, उसके बाद का ये मामला था? हाँ, उसके बाद का ही मामला था। तो क्या कहीं आपसी खुन्नस तो नहीं थी उन दोनों पार्टियों की, उसमें आपको पीस दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, गवर्नमेंट को लगा कि आप जो भी आए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी उस टाइम की, यूपीए गवर्नमेंट थी, उनको लगा भाई इस केस पर इसका हाथ है, इस टाइप की किलिंग है। लेकिन उन्होंने जो भी किया, लेकिन लास्ट में मैंने आपको बोला ना कि डिसीजन तो कोर्ट का ही रहा। क्लीन चिट है। क्लीन चिट, बिल्कुल। अब ये बताइए कि आप लोगों के जो रूटीन होते हैं, रोज चेंज करते हैं या सेम रूटीन से चलते हैं? डिपेंड करता है कहाँ रह रहे हैं सर। अगर अपने घर में रह रहा हूँ तो रूटीन तो डेली यही रहेगा ना, मतलब डेली वही। आप घर, डिपेंड करता कि दुनिया के कौन से कोने में किस चीज़ के लिए गए हैं, तो उस चीज़ का रूटीन। अगर सपोज की जो ऑपरेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली रूटीन चेंज होगा, तरीका चेंज होगा, आइडेंटिटी चेंज होगी, तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब नॉर्मल अगर यार किसी दोस्त के पास गया हूँ तो दोस्त को तो दोस्त ही बोलूँगा ना जैसा है, तो उसको तो वही बोलूँगा लक्की बिस्ट है। तो डिपेंड वही है कि रूटीन या जो भी आपका चीज़ है, आप क्यों गए हो और कहाँ पर हो, आपका काम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग रोल होते हैं एजेंट्स के, डिपेंड करता है ऑपरेशंस के लिए। अगर ऑपरेशन करना है आपको, सपोज करो यार मुझे लग रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटी एलिमेंट्स है, मिलिटेंट को सपोर्ट करता है फंडिंग से, किसी भी चीज़ से XYZ। अब मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, उसको एलिमिनेट करना है, तो मुझे भी वही बनना पड़ेगा। या तो मैं एक मजदूरी बनकर जाऊंगा या कोई कॉन्ट्रैक्टर ही बनकर जाऊंगा। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर तो जाऊंगा नहीं यार, वो कहेगा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मुझसे क्या काम। तो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, तो आप अपने टारगेट के हिसाब से उसी DNA में चले जाओगे। तो ऐसा कभी किया आपने किसी ऑपरेशन के लिए कुछ बनना पड़ा? हाँ, मतलब मैंने कहा ना, बहुत सारे, जैसे आपको इसमें बुक में भी मिलेंगे, इसमें अलग अलग 8 आइडेंटिटीज तो आपको इसी में मिल जाएंगे सर। कभी किसी दुकान में भी काम कर रहे हैं नॉर्मली तरीके से, कभी किसी हलवाई की दुकान में भी काम कर रहे हैं। हलवाई की दुकान में क्या बनाते थे? हलवाई की दुकान में बनाता नहीं था, बेचते थे। बनाने वाले कुछ और थे, उसको सेल्समैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बस वही थे हलवाई बेचने वाले। मिठाई पसंद है? मिठाई तो खा ही लेते हैं, मिठाई तो बिल्कुल। कौन सी, वो अपने उत्तराखंड वाली बाल मिठाई या फिर मिठाई? उत्तराखंड वाली, वही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ उत्तराखंड से कोई है? कहाँ से?
अरे भाई बहुत चलिए आते हैं अभी सवाल लेते हैं पौड़ी गलत नाम बताइएगा। अच्छा आते हैं अभी सवाल के लिए कुछ और सवाल पहले कर लेते हैं। अब ये बताइए कि जब आप तत्कालीन मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में थे तब क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, पर्सोना कैसा रहा जो आज प्रधानमंत्री हैं उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी का? सर एज एनएसजी डेपुटेशन था मैं, वैसे 3 इयर्स के लिए एनएसजी डेपुटेशन मिला हमारे को 3 साल के लिए, बट मैं 11 महीने में विड्रॉल हो गया था। ठीक है, नॉर्मली तरीके से जो एक ड्यूटी होती है यार, मेरे को मोबाइल सिक्योरिटी में था मैं। मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब है कि जब भी मोदी सर अपने घर से निकलेंगे दोबारा उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी थी। तो कोई भी उनके प्रोग्राम हो ऑल ओवर, चाहे इंडिया में कहीं पर भी हो, उनको उनके प्रोग्राम को अटेंड कराना, उनके साथ 24/7, मतलब जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। घर जाने के बाद जो भी उनकी बाकी की फोर्स है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या गुजरात लोकल पुलिस हो या जो भी उनको सिक्योरिटी मिली है, उनके हैंड ओवर करना। बाकी नॉर्मल घर से लेके आने से लेकर दोबारा घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी। कभी उनकी सिक्योरिटी के दौरान कोई परेशानी आई? कभी नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। बस एक ही था कि एक इंसिडेंट था, 1 घंटे के लिए मैं अहमदाबाद आया था उनके साथ और एकदम से वहीं से चेंज हो गया कि कहीं और जाना है। अब भाई मैंने जैसे आपको बोला कि घर से लेके आया हूँ तो छोड़ के जा नहीं सकता, और ड्रेस में एक ही था। हमने कहा चलो कहीं और जाना है, तो 17 दिन तक मैं एक ही ड्रेस में था। फिर 17 दिन के बाद छोड़ा उनको घर पर। 17 दिन तक हिंदुस्तान का टूर और एक ही कपड़ा, तो वो थोड़ी परेशानी रही कि ड्रेस दूसरी नहीं थी। अब सिविल ड्रेस होती तो कोई भी पहन सकते हैं, ठीक है। अब एनएसजी ड्रेस है तो ड्रेस भी क्या कर रहा है, रात के टाइम ही जहाँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ रात को उसको धो रहा हूँ, फिर उसी को सुखा रहा हूँ, उसी को प्रेस कर करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा टफ रहा, लेकिन कोई नहीं, नॉर्मल। अच्छा 17 दिन तक आप ऐसे रहे। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, भाई बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वक्त देते हैं देश के लिए। उस टाइम पर भी ऐसे थे कि लगातार काम कर रहे हैं? कभी छुट्टी करते हुए नहीं देखा मैंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं। सब लोग गुजरात में परेशान थे, मोदी सर सचिवालय बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा टाइम के पंक्चुअल भी? मत पूछो, आपसे पहले बिल्कुल पूरा। मैं कह तो रहा हूँ कि लोग परेशान कि यार ये आदमी कभी छुट्टी नहीं लेते, और मैंने भी कभी छुट्टी में नहीं देखा। यहाँ तक कि राखी जैसे त्योहार में भी मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि गुजरात में बहुत सारी लड़कियां आगे उनको राखी बांध रही हैं, चीज़ें, मतलब लिव में नहीं देखा मैंने। कड़क मिजाज एकदम? नहीं, डिपेंड करता सामने वाला कैसा है। अब सामने वाला चाइना या पाकिस्तान जैसा होगा तो फिर रिप्लाई भी उसको वैसा ही मिलेगा। 26/11 इस सरकार में हुआ होता या ये वो सरकार 26/11 के टाइम होती तो क्या हुआ होता? नहीं, इस सरकार में होता ही नहीं सर। नहीं, अगर मान लीजिए उस वक्त ये सरकार हुई होती तो? 2014 के बाद आपने देश में बड़ा इंसिडेंट कौन सा सुना सर? पुलवामा। रिप्लाई दे दिया ना उसके, रिप्लाई तो दिया। तो आप किसी देश के अंदर जाके आपने ये नहीं सोचा कि हमारे डिप्लोमेट रिलेशन खत्म हो जाएंगे, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर दिया सर। किया ना, जाके रिएक्शन दिखाया उसका। 26/11 के बाद यूपीए सरकार में इतना दम क्यों नहीं था, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर डिपेंड, मिलिट्री तो वही थी, आर्मी तो वही थी, सब कुछ है, डिपेंड करता लीडर के ऊपर। ऑपरेशन सनराइज स्टार्ट किया ना सर, पूरे नॉर्थ ईस्ट से खत्म कर दिया एक एक करके। ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करे, एक एक मिलिटेंट को कितने मार दिए कश्मीर के अंदर सर। आर्टिकल 370 चेंज करके दिखा दिया। मतलब जो आपने कभी सोचा था कभी होगा करके? कभी लाइफ में किसी ने नहीं सोचा था सर कि दुनिया क्या रिएक्शन देगी, पूरा वर्ल्ड क्या रिएक्शन देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, उसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट करेगी। आज बोला ना, अगर कश्मीर के अंदर कोई भी मिलिटेंट पत्थर उठाता तो शूट एंड साइड करो ना, ऑर्डर्स है ना सीधे। तो डिपेंड करता है आपका लीडर कितना पावरफुल है सर। आपके पिछले गवर्नमेंट भी थी, आपके हाथ में AK-47 है, लेकिन आपको बोला गोली नहीं चलाओगे, तो यार क्या करोगे उस वेपन को रखकर? चला आदमी और डर रहा है कहीं गलती से ना चल जाए। आज की सरकार में क्या है? आज की सरकार में सीधे ठोको करके यार, और यहीं मत ठोको, दुनिया में कहीं भी हो, अगर हमारा एनिमी दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वहीं जाके ठोको। तो जो ये अज्ञात घुस के मार रहे हैं तो क्या गलत क्या कर रहे हैं सर, बताओ? अगर जो हिंदुस्तान को नुकसान करेगा इसमें क्या गलत है? क्योंकि कनाडा ने कह दिया कि भारत के करे भाई, क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, कनाडा कह रहा है कि भारत के ही लोग हैं, भारत की सरकार मरवा रही लोगों को। नहीं, तो तुम क्यों शरण दे रहे हो यार भाई? मतलब कनाडा से ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पास तो क्षेत्रफल भी हमसे ज्यादा है ना, तुम्हें इतना ही प्यार है खालिस्तानियों से, तो एक खालिस्तानी वहीं बसा दो ना यार, छोटी सी जगह दे दो उनको कनाडा में और बोलो यहीं बस जा खालिस्तान। तो यहाँ क्यों करवा रहे हो यार टेररिज्म वगैरह? अगर तुम एक टेररिस्ट को जगह दोगे जो हिंदुस्तान के अंदर मतलब लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो यार वो हमारा तो काउंटर तो देंगे ना, रिएक्शन तो होगा ही। क्योंकि आप जिसको शरण दे रहे हो वो हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों पर मूवमेंट करा रहा है, लोगों को चला रहा है, 16, 17 साल के बच्चों के हाथ में वेपन पड़वा रहा है। तो उस आदमी को
मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए सर? पन्नू का फिर क्या किया जाना चाहिए? अभी करना चाहिए सर, अभी आगे आ जाएगा, आप भी यहीं बैठे हैं, कुछ एक दिन में आपको भी रिएक्शन मिल जाएगा। वही खबर आएगी अज्ञात सब सुने। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे दुश्मन है सर, ऐसा नहीं है, हम ही है, कोई ना कोई मार ही देगा। तो जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अब दुनिया की भी सरकारें बदल रही हैं, ट्रम्प का आना भारत के लिए अच्छा सुखद समय सर अभी तो देखो 20 तारीख को पता चलेगा, जैसे हॉट सीट में बैठेंगे वो, हाँ। ठीक है, कि 20 तारीख को क्या होने वाला है करके, जल्दी आप सुन लोगे 20 तारीख के बाद कि यूक्रेन वॉर को बंद करो, हम्म। ठीक है। अभी आप देखो ना क्या बोलता है अमेरिका, इससे पहले क्या बोल रहा है बाइडेन। नहीं, ये जो 15-20 दिन बचे हैं अभी, इसमें बाइडेन रायता फैलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मुझे ये बताओ ना, करवा दिया ना इतना यूक्रेन वॉर, हाँ। 100 साल पीछे धकेल दिया, क्या आपको क्या लग रहा है यूक्रेन के पीछे किसका सपोर्ट है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, पूरा यूक्रेन को 100 साल पीछे डाल दिया आज। सिर्फ लोगों को किससे मतलब है? अपने आर्म्स से। अमेरिका क्या कर रहा है? हर चीज तो बाहर बनाता है यार अमेरिका, लेकिन एक ही चीज अपने देश में बनाता हो, क्या बनाता है? हथियार। ठीक है, मोबाइल भी बोलता है भाई असेंबल चाइना में कर लो, अब तो इंडिया में भी असेंबल करवा रहा है, कपड़े भी बाहर बना लो, दुनिया की हर चीज बाहर बनाओ, मैं अपने देश में क्या बनाऊंगा? बेचूंगा पूरी दुनिया, बेचूंगा पूरी दुनिया को, और कहूंगा कि हिंदुस्तान तुम हमसे वेपन ले लो, लेकिन मैं हिंदुस्तान को दूंगा नहीं। मैं ये बोलूंगा रशिया से डील मत करो, और पाकिस्तान फ्री भिजवा देगा। बिल्कुल कहेगा कि भाई तुमने रशिया से क्यों वेपन ले लिए? यार रशिया से वेपन ना ले, 1971 वॉर हुआ, तुमने पाकिस्तान को वेपन दिए, हमें वेपन नहीं दिए, ठीक है। यहां बगल में चाइना, वहां पाकिस्तान, भाई हम अगर रशिया से वेपन नहीं लेंगे किससे लेंगे? आपने पिछले बार संधि कर रखी है कि यार मैं तुम्हारे को F-16 का इंजन दूंगा, लेकिन दे नहीं रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो कि दूंगा। आप कहते भी हो मैं दूंगा और देते भी नहीं हो आप। यार हमारे को भी अपने देश को सेव करने के लिए सर चाहिए ना, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री तो चाहिए। हमारे पास एक पावरफुल थल सेना है, लेकिन उसके हाथ में हमारे को एक स्ट्रॉन्ग वेपन भी चाहिए। हमारे पास एक बड़ी एयरफोर्स है, लेकिन हमारे को मिग फाइटर्स चाहिए ना। बिल्कुल। तो CIA ये वार और आतंकियों का ही बिजनेस कर रही है, आतंकवाद का। सर CIA देखो इस दुनिया के अंदर लगभग 59 to 60 देशों की सरकार गिरा चुकी है। आपको क्या लगता है यार कि बांग्लादेश के अंदर जो चीजें चल रहा है ये किसने करवाया? ये क्या आपको क्या लग रहा है कि आपको एक स्टूडेंट्स का है ये कोई? यहाँ देखो आप, ये पाकिस्तान को खत्म कर दिया पूरा का पूरा। आप श्रीलंका बगल में देख लो, सब आज आप पूरा सीरिया देख लो, कल ही 2 दिन से आप न्यूज सुन रहे हो ना। बिल्कुल, सीरिया के प्रेसिडेंट को भी छोड़ना पड़ा। अच्छा, इस बीच में खुलासा एक ये भी हो गया कि सोनिया गांधी, ठीक है जॉर्ज सोरोस से फंडिंग तो मिल ही रही है, सोनिया गांधी ऐसे संगठनों से जुड़ी हुई हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहता है देश से। यार देखो इसमें जो भी एजेंसी से अपना वर्क कर रही है, देखो जब भी उनकी रिपोर्ट आएगी दुनिया को पता चल जाएगा तो किसके पीछे कितना सच है कितना नहीं है, तो लगी हुई है ये इसलिए थोड़ा सच हो जाता है ना, जब आप लोग कहते हैं कि उस वक्त ये था कि AK-47 थी लेकिन हम फायर नहीं कर सकते थे। सीज फायर का मामला सरकार रोक रखी थी कि एक भी गोली चलनी नहीं चाहिए। 26/11 हो जाता है, शांति से खामोश बैठ जाते हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा शक हो जाता है। 370 पर बवाल काट देते हैं जब हटाने का। इसलिए जब आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं कि ये तो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हैं, राहुल गांधी डीप स्टेट से पैसा लेकर फंडिंग आ रही है, उसके बाद बवाल काट रहे हैं, तो आपको लगता है कि अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा चल रहा है? देखो सर पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा कि पॉलिटिक्स के नहीं, मैं देश के एंगल से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं देश के एंगल से तो बहुत कुछ होता है, ऐसा बहुत दुनिया में बहुत कुछ होता है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने से एक दिन के लिए वॉर रुक सकता है, तो दुनिया में हमेशा वॉर भी रुक सकता है। ये इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि बढ़ते भारत से दुनिया को तो परेशानी है। आपको नहीं, आज के टाइम में सर बढ़ती एक बड़ी अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान। 2014 के बाद आप देखो कि क्यों नहीं वेस्टर्न हमारे बारे में आज ये लिखता। 2016 में हमने UPI शुरू किया ना सर, बिल्कुल। तो आज आप कहीं भी एक छोटी सी स्टॉल में भी चले जाओ, एक छोटा सा सब्जी वाला भी आज क्या कर रहा है, आप उसको पैसा देते हो, उसका पैसा कहाँ जाता है? सीधे अकाउंट में जाता है ना। आज हमारा बनाया हुआ UPI, ठीक है, स्विट्जरलैंड यूज कर रहा है, दुबई यूज कर रहा है सर, फ्रांस यूज कर रहा है। ये बात क्यों नहीं बताता वेस्ट पूरी दुनिया को? आज हम दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहे हैं, ये बात क्यों नहीं बताता? चाइना और पाकिस्तान क्यों हमेशा अगेंस्ट में? देखो पाकिस्तान की तो मैं क्या बात करूं, पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म है सर। कितने दिन में नक्सस मिट जाएगा? खत्म ही है सर, डेली हर रोज देखो ना, हर रोज मतलब 100-200 रुपए केजी तो आटा खा रहे हैं, दूध नहीं है उनके, मतलब आप पाकिस्तान की बात नहीं करें तो सीधे खत्म है सर। देखो हम नहीं खत्म करेंगे, उनको ISI वैसे ही खत्म कर देगी। लेकिन चाइना तो टेंशन है देश के लिए ना। चाइना थ्रेट है, तो ये 1962 का भारत नहीं है सर, अभी तो 2024 है। तो आज भारत बहुत चेंज हो चुका है,
यहाँ की लीडरशिप चेंज हो चुकी है और चाइना को भी पता है या दुनिया के जो भी वेस्ट में जो देश बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि अगेंस्ट अगर इंडिया के अगेंस्ट हम कुछ भी करते हैं तो हिंदुस्तान उसके बदले में क्या एक्शन लेगा या इंडिया उस चीज़ के लिए कहाँ तक तैयार है। लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है वो शांत होना चाहिए, उसमें भी विदेशी ताकतें लगी हैं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लग रही है सर। ये तो नॉर्मल दुनिया को दिखाई दे रहा है कि एक दो जातिवाद का झगड़ा है कुकी और मैते का, लेकिन अगर इसके पीछे आप डीपली जाओ तो आपको कहीं ना कहीं बड़े ड्रग लॉस दिखाई देगा। गोल्डन ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है, तो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से पूरा का पूरा ड्रग्स को खत्म किया जाए। क्योंकि जो 60 सालों से जो ड्रग्स पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई हो रहा था तो कुछ तो लगेगा। और जो नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग शांति नहीं चाहते, वहाँ के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ एक एंटी एलिमेंट्स लोग जो नॉर्मल कुछ मैते के अंदर घुस चुके हैं, कुछ कुकी के अंदर घुस चुके हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मैते के कुछ एक लोगों को उठाकर किलिंग कर देते हैं और नाम किसका लगाते हैं, कुकी जाति का, और कुकी के कुछ एक लोगों को उठाते हैं और मार देते हैं, नाम किसका लगाते हैं, मैते का लगाते हैं। तो दो और आपस के अंदर दो जातियों को लड़ाना कौन सी मुश्किल काम है सर। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय जिस तरीके से काम कर रहा है, आने वाले वक्त में मणिपुर में शांति आएगी। लेकिन इस बीच मैं और थोड़ा सवाल ये जानना चाहता हूँ, VVIPs के प्रोटोकॉल्स पे जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक नाम छूट रहा था, बराक ओबामा, जब देश आए 2010 आई थिंक 2010 नवंबर, हाँ शायद, हाँ 7 नवंबर 2010। सिक्योरिटी में थे आप? हाँ, उनके एज ए स्नैपर डिटेल था US डेल्टा के साथ। शायद ITC मौर्य से लेकर हैदराबाद हाउस में उनका एक प्रोग्राम था। तो हैदराबाद हाउस में जब उनका एक स्पीच था तो उसमें एक ऑर्डर्स थे कि अगर इसके ऊपर से कोई भी रडार या एयरक्राफ्ट गुजरता है तो उसको आप गिरा देना करके। तो सीधे ऑर्डर्स ऊपर से, सीधे होम मिनिस्ट्री से सीधे ऑर्डर्स थे। तो उसमें डिटेल था मैं। स्नाइपर्स मतलब देखते ही मारने का आदेश होता है? ऑर्डर्स जो उस टाइम दिए हुए थे, अच्छा, मतलब ऑर्डर्स जो दिए थे वो एंटी एयर, मतलब हमारे को स्काई का जो जोन था उसको क्लियर करने के ऑर्डर थे। क्योंकि इस जगह पर कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी रडार या ऐसा कुछ भी ड्रोन तो उस टाइम उतने वहाँ थे भी नहीं उस टाइम 2010 के आसपास में। तो इसके बीच में ऐसा कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं होनी चाहिए एयर में, अगर कुछ भी होती है तो गिरा दो। यही अच्छा, इतनी सिक्योरिटीज़ रहती है VVIPs की, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में हुई थी, PM बोल कर आए तो जाके अपने प्रधानमंत्री को बताना मैं जिंदा लौट आया। फिर ट्रम्प की सिक्योरिटी ब्रीच उनके इलेक्शन में हो गई। ये ब्रीच फिर कैसे हो जाती है जब इतनी हाई सिक्योरिटी हो? तो ये देखो सर, ये हम सोचते हैं कहीं ना कहीं एंटी एलिमेंट्स, कहीं कहीं मिलिटेंट, वो भी तो सोचता ही है। सोचना हमारा ही काम नहीं है, सामने वाला को भी तो सोचने का पूरा अधिकार है। इस दुनिया में आप कोई भी चीज क्यों बनाते हो? अगर आप आज कोई भी अपनी सेफ्टी के लिए आपने घर में ताला क्यों बनाया? आप ताला आपने इसलिए बनाया क्योंकि चोर हैं। अगर चोर ही नहीं होते तो आप ताला नहीं बनाते ना। आज सिक्योरिटी लैब्स हुई, आगे इन फ्यूचर में एजेंसी ध्यान रखेगी कि क्या गलती हुई हमसे। ऐसा नहीं है कि जो मिलिटेंट है वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी आपको थ्रेट पहुंचाने के लिए हर वो चीज ढूंढ रहा है जो आपकी कमी हो। वो भी आपकी सिक्योरिटी में कमी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन फ्यूचर में भी सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं लैप्स होगा। आप सुनोगे दुनिया में कहीं ना कोई ऐसा लीडर होगा जो वर्ल्ड के अंदर इसको नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अगर हम सेफ्टी का सोच रहे हैं तो सामने वाला भी हमें नुकसान करने की सोच रहा है सर। जो गलती करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो हम हैं चाहे मिलिटेंट है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या होना चाहिए यूनुस खान के साथ? सर देखो कि यूनुस खान को थोड़ा सा पाकिस्तान को देख ले हो, क्योंकि पाकिस्तान ने यही गलती करी थी। 400 हिंदू टेम्पल्स में आग लगाया था पाकिस्तान ने। और आज पाकिस्तान की हालत देख लो। अगर आज आप पाकिस्तान को ये बोलो कि यार आप में से कौन है जो हिंदुस्तान आना चाहता है, तो मैं बोलता हूँ कि 90% लोग पाकिस्तान छोड़ के आ जाएंगे, मोदी साहब जय कहते हुए। तो सेम सिचुएशन अब मुझे लग रहा है बांग्लादेश का भी वही है। और बांग्लादेश को भी ये समझ जाना चाहिए कि जब तुमने ये देश को आज़ाद नहीं किया भाई, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुम गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को। ठीक है, ये जो तुम्हारा देश तुम्हें बनाकर दिया ना, वो इंडियन आर्मी ने बनाकर दिया। लेकिन आज वहाँ के लोग कह रहे हैं मौलाना अब्बासियों कह रहे हैं कि 14 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिमों के 28 करोड़ हाथ लाल किले को कैप्चर कर लेंगे। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर कि बांग्लादेश की आवाम को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके बाप का भी बाप है ना सर। बस हमारा क्या है, वेस्टर्न कमांड को सुबह सिर्फ आधे घंटे पहले उठने की देर है। ईस्टर्न कमांड हमारा कलकत्ता में अगर सिर्फ आधे घंटे उड़ जाएगा तो बांग्लादेश गायब हो जाएगा सर। वो लोग कह रहे हैं कि 4 दिन में हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, सिर्फ आधे घंटे हमारे ईस्टर्न कमांड को आधे घंटे पहले उठना है मॉर्निंग में, और पता नहीं चलेगा बांग्लादेश का। तो अगर, लेकिन इसका खामियाजा जो भी हो, हिंदू को नुकसान पहुंचा रहे हैं 100%।
आप कुछ दिन में सुन लोगे, इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो लकी बेस्ट फिर से वापस आएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली सर जी। हमारे को मैंने बोला कि हमारी फोर्स दुनिया में बेस्ट है ना, और वो अपना बेस्ट काम कर रही है और बहुत जल्दी लोगों को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मोसाद कैसा काम करता है? बढ़िया है सर। अपना देखो, हर दुनिया की हर एजेंसी अपना अपना काम करती है, चाहे वो RNW हो, मुसाद हो, MSS हो, CI हो, कोई भी XYZ, हर एजेंसी अपने देश के लिए है सर। जैसे हम काम करते हैं सेम मुसाद भी वैसे ही करती है। बस हम अपने ऑपरेशन को नहीं बताते कई बार, नहीं तो कभी दिल्ली लोधी रोड में जाके आप फाइल्स को, कभी इन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ने बोला कि वो फाइलें खुलनी चाहिए तो आपको पता चलेगा कि हमारी एजेंसी ने दुनिया में कौन कौन से ऑपरेशंस करें। दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है क्या? ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट दाऊद के मरने के बाद भी नहीं बताएगी सर कि दाऊद जिंदा है। दाऊद को मरे हुए भी 10 साल हो जाएंगे, तब भी दुनिया को नहीं पता चलेगा। POK फिर कब आएगा? अब ये तो डिपेंड करता है सर। देखो, तो पाकिस्तान की आवाम है, बहुत जल्दी पाकिस्तान के इंटरनल हालत इस टाइम बहुत ख़राब है। अब तो शिया सुन्नी लड़ाई भी शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। वहाँ बलोच का अलग मुद्दा चल रहा है, POK का अलग मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना सर, आप अगर आप सांप को पालोगे तो सांप कभी ना कभी तो डसेगा यार। क्यों POK की बात इसलिए कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार वाले कहे थे कि इस वाली सरकार में खींच लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि POK अब आएगा। बिल्कुल, उसकी मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आज आप पाकिस्तान को बोल दो सर, मैंने आपको कहा 95% लोग इधर आ जाएंगे बिल्कुल हिंदुस्तान। आज इंडिया पाकिस्तान का वार हो तो सर है ही नहीं, पाकिस्तान कहीं स्टैंड ही नहीं करता सर। अरे उनके पास भी एटम बम। अरे सर मैं कह रहा हूँ स्टैंड ही नहीं करता सर। वो पाकिस्तान ने एक दिन बोला तो था कि कहा नहीं था उनका कि यार हम भूसे की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाकर रहेंगे, तो खा ही रहे ना सर। बात सच हो गई है। बात सच हो गई बिल्कुल कि तुम आप यही रोटी खाओ यार। चलिए अगले सेशन पे आएंगे, उसमें बात होगी कुछ और सवाल जो हैं और फिर बॉलीवुड को लेकर भी। उससे पहले और सवाल जवाब कर लेते हैं क्योंकि NCC के कैडेट्स और तमाम हैं। सवाल कीजिएगा जिसके पास माइक हो। जय हिंद सर। जय हिंद। कैडेट ऋतिक ऑफ देशबंधु कॉलेज। सर एज यू आर द पार्ट ऑफ NSG एंड देन रॉ, तो सर आपको ऐसा क्या मोटिवेट किया कि आपने मतलब रॉ के लिए भी सर्विस दी है, NSG के लिए भी सर्विस दी है, और अब यार देखो, एक सीक्रेट सर्विस में रहने के बाद आपको बहुत सारी कवर आईडीज का भी मौका मिलता है रहने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सीक्रेट सर्विस का हर बंदा ही NSG भी ज्वाइन करेगा। या एक्चुअली क्या हुआ कि जो भी मेरे सीनियर थे, और मैंने हमेशा बोला सर मुझे भी पीस देखना है, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ मैं हमेशा इंसर्जेंसी में ही हूँ, CI ऑफिस काट रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कहीं डेपुटेशन दे दो किसी, मतलब कोई भी नॉर्मल ड्यूटी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मैंने उन्हें NSG ही बोला था, या नॉर्मल कहीं लोकल पुलिस में CRPF में कहीं डाल दो यार नॉर्मली तरीके से, ताकि मैं भी नॉर्मल इंडिया को देख लूँ। तो एक डेपुटेशन उन्होंने खुद ही NSG बोला ठीक है आप NSG ज्वाइन कर लो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे NSG दो, तो मेरे सीनियर को लगा कि यार एक डेपुटेशन देना है, बहुत टाइम से लड़का काम कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा दिल्ली दिखा दो, दिल्ली कैसी है, तो मैं आ गया NSG में। और सवाल? सर आपको रॉ के लिए कैसे आपने मोटिवेट लिया कि रॉ के लिए सर? यार मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं RNW से ही काम करता हूँ। मैंने कहा मैं एक सीक्रेट सर्विस के लिए वर्क करता हूँ, जो दुनिया में कोई भी सीक्रेट सर्विसेज हो सकती है। तो इन फ्यूचर में अगर हमारे देश को ये लगेगा या सीक्रेट सर्विसेज को ये लगेगा कि आप भी सीक्रेट सर्विसेज का हिस्सा होना चाहिए, तो हमारी एजेंसी खुद आप तक पहुँच जाएगी यार। बिल्कुल, बस आप अपना वर्क करो तो वो खुद ढूंढते हुए आप तक आ जाएंगे। आगे सवाल। जय हिंद सर। जय हिंद भाई। कैडेट प्रशांत कुमार दिस साइड। सर आपकी मिलिट्री लाइफ का कोई एक लेसन जो आप NCC कैडेट्स को इनकलकेट करना चाहोगे? यार एक ही है, डिसिप्लिन यार भाई। मोटो ये डिसिप्लिन तो शुरुआती है ना, डिसिप्लिन तो देखो दुनिया की कोई भी चीज़, बुनियाद तो मिलिट्री की एक डिसिप्लिन ही है जहाँ से शुरू होती है, और बाकी अगर आपको मिलिट्री ज्वाइन करना है तो आप अपना नॉर्मली फिजिकल पर आप जो भी तैयारी आपने, जो भी एक प्रोसीजर है आर्मी ज्वाइन करने के या इंडियन आर्मड फोर्स ज्वाइन करने के, उस प्रोसीजर को फॉलो करो हमेशा। अगर आपने ज्वाइनिंग करना है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, उनको डेली आप अपना फिजिकल, मेंटली स्ट्रॉन्ग, आपका मेडिकल बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको कमी पेशी लगती है उस चीज़ के लिए कि यार मैं इस चीज़ पर वीक हूँ, मैं मेडिकल साइड से थोड़ा सा यहाँ से वीक हूँ, या मैं फिजिकल से थोड़ा सा इस जगह से वीक हूँ, तो आप उसको सही कर सकते हैं। मैंने आपको एक ही चीज़ बोला कि ज़िंदगी में आपको ये कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं इससे बेस्ट कर सकता था। मेरी बात समझ में आ रहा है? ज़िंदगी में कोई भी टेस्ट दे के आओ ना, एग्ज़ाम, बस लाइफ में पछतावा ना हो कि मैं इससे बेस्ट कर सकता था। बस वो दुनिया के अंदर ये कभी नहीं लगना चाहिए आपको, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद सर। आई कॉर्पोरल दीपक सिन्हा फ्रॉम देशबंधु कॉलेज।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप जैसे एनएसजी में थे और कमांडो थे, तो आप बाकी लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इसको ज्वाइन करने के लिए? यार आपको एनएसजी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट एनएसजी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब एनएसजी एक वो नहीं है, मतलब पेरेंट्स यूनिट नहीं है किसी की भी। आप एनएसजी ज्वाइन, अगर आप में से कोई भी या यूथ कोई भी आगे चल के फ्यूचर में एनएसजी ज्वाइन करना चाहे तो सबसे पहले इंडियन आर्मड फोर्स ज्वाइन कर सकता है। इंडियन आर्मड फोर्स में चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करो या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करो, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जब भी आप अपने जिस भी पेरेंट्स यूनिट में होंगे, जो भी आपकी पेरेंट्स यूनिट होगी, कोई भी XYZ, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे एनएसजी में जाना है, या एनएसजी खुद आपकी यूनिट को एक वैकेंसी भेजती है। सपोज करो अभी आप किसी भी, मतलब आप BSF में हो, या आप एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप BSF की बटालियन 10 के अंदर या 11 किसी में भी बटालियन में हो, आपके बहुत सारे लोग हैं, आपकी बटालियन की स्ट्रेंथ सपोज करो 800 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो उसमें से एक वैकेंसी आती है कि BSF के लिए एक आदमी चाहिए, मतलब सॉरी एनएसजी के लिए क्या चाहिए, एक BSF से एक चाहिए। अब उन 800 लोगों में से आपकी बटालियन डिसाइड करेगी भेजना किसको है, ठीक है, क्योंकि आपको एनएसजी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एनएसजी टेस्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। फिर आप एनएसजी जाओगे, एनएसजी जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जैसे बहुत सारे सोल्जर्स आएंगे वहाँ पर, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्या होंगे, मतलब ये जब आप पहले दिन जाओगे वहाँ आप देखोगे यार 1500 लोगों की भीड़, जिसमें से आप देखोगे 100-200 BSF से आ रखे हैं, 100-200 CRPF से आ रखे हैं, हर रेजिमेंटों से आ रखे हैं, तो सब इकट्ठे हो रखे हैं। अब यहाँ से आपका क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। जो उसमें से उस ट्रेनिंग को पास कर जाएगा, वो 3 महीने की ट्रेनिंग होगी 90 डेज की, जो पास कर जाएगा वो एनएसजी का हिस्सा बनेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि उसमें से लगभग 80% वापस चले जाते हैं। मतलब आप अपनी बटालियन के बेस्ट होंगे, मैं मानता हूं कि अगर आप 800 लोगों में से आए हो तो आप बेस्ट ही हो ना, तभी तो आपको सिलेक्ट करके भेजा है। हर एक को तो नहीं भेजेंगे, बोलेंगे यार ये लड़का है, ये लड़का बेस्ट है हमारी यूनिट का। अब उन बेस्टों में से भी समझ लो कि 80% सब वापस चले जाते हैं। वो सिर्फ क्रीम रखते हैं। आपने मतलब वो देखा आपने, जब हम लोग छाछ वगैरह बनाते हैं, छाछ को अलग फेंक देते हैं, क्रीम को अलग। छाछ की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, है तो सब वही, लेकिन क्रीम बहुत वैल्यू होती है। तो एनएसजी क्रीम को रखता है, बाकी छाछ को अपनी बटालियन वापस भेज देता है। ठीक है, अगला सवाल। Jai Hind, sir. Jai Hind. I am Cadet Sakshi Mishra from 4DGBN Deshbandhu College, Delhi University. Sir, it's honor to speak in front of you. So my question is, as you have had an illustrious career and numerous challenges in front of you, apart from all the challenges you have faced, what advice would you like to give us young cadets, apart from physical standards and discipline, जो हमारे लाइक इन फ्यूचर काम आ सके? यार सबसे पहले क्या है, देखो इस धरती में, मैम इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। आप मुझे दुनिया में एक आदमी बताओ, मतलब जिसने धरती में मतलब जब बच्चे का जन्म होता है ना, उस दिन से समझना प्रॉब्लम शुरू हो गई। उस दिन लोग खुश बहुत होते हैं, उस दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। पहले एक बच्चा बड़ा होता है, उसको पढ़ाई की टेंशन, फिर उसके बाद उसको जॉब की टेंशन, कल शादी हो जाती है, बीवी की टेंशन अलग, ठीक है, फिर बच्चे हो गए, बच्चों का फ्यूचर का टेंशन, थोड़ा सा बुढ़ा हो गया, बीमारी की टेंशन। तो इस दुनिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जिस टाइम प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? लेकिन इस दुनिया के अंदर सक्सेस पता है कौन होता है, हिस्ट्री कौन क्रिएट करता है? जिसका विजन बहुत बड़ा है। आप कितना बड़ा बनोगे ये आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है मैम। आपका विजन, आपकी सोच क्या है? आप इस दुनिया में हर उस आदमी को पढ़ो जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी है। मैं ये नहीं बोल रहा उसको फॉलो करो, उसको जानो तो सही। आप हिटलर को पढ़ो, फॉलो करने के लिए नहीं बोला हूं। आप विलुलाई प्रभाकरन को पढ़ो, आप भगत सिंह को भी पढ़ो, मेरी बात समझ रहे हैं? आप नेपोलियन को भी पढ़ो, आप झांसी की रानी को भी पढ़ो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि इस दुनिया में हर एक की बहुत सारी चैलेंजिंग, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हुई है जब वो जिंदगी में बिल्कुल टूट जाता है। क्यों आप झांसी की रानी को नहीं लगाओगे यार कि ये मेरा साम्राज्य? और कुछ एक लोग, गोरे लोग आके कहते हैं कि ये साम्राज्य तुम हमें दोगे तुम्हारी मरने के बाद, क्योंकि तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। उस टाइम दो ही ऑप्शन है, या तो एग्री कर जाए या वो हिस्ट्री क्रिएट कर जाए। एक लड़की और उसको दुनिया की सबसे पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फाइट करना है, जो आसान नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं भाई, ये मेरा सबसे बुरा वक्त है ना, मैं इस बुरे वक्त को ही अपनी ताकत बनाऊंगी, और खड़ी हो गई अकेली ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ।
आप यहीं विनुलाई प्रभाकरण लिट्टे LTT का चीफ, आप चाहे उसको एक मिलिटेंट बोलो, कुछ भी बोलो, उसका विजन देखो ना। उसने बोला कि मैं अपने आखिरी सांस तक फाइट करूंगा, चाहे श्रीलंकन आर्मी हो, चाहे पूरी दुनिया की आर्मी हो, चाहे UN आर्मी हो, चाहे इंडिया की शांति सेना हो, लेकिन मैं वेपन डाउन नहीं करूंगा। एक हिटलर को देखो आप, एक नॉर्मल सोल्जर से दुनिया का पावरफुल आदमी दुनिया जीतने चला गया था। तो प्रॉब्लम सबके है, लेकिन मैंने आपको बोला कि जो आपकी लाइफ की सबसे बुरा वक्त चल रहा हो ना यूथ, आपको लगे यार इससे बुरा वक्त मेरे साथ नहीं होगा कभी, उस बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लो। इस दुनिया में हिस्ट्री पता है कौन क्रिएट करता है? जो अपनी लाइफ में बहुत बार हारा हो, बहुत बार टूट चुका हो, जिसके अपनों ने भी उसको छोड़ दिया हो, जिसके दोस्त भी उससे दूर हो गए हो, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं छोड़ता, पता है क्या? वो बोलता है कि ये सब मेरे पास वापस आ जाएगा, ये जितना मुझसे गया है ना, मैं इस सबको दोबारा पा लूंगा अगर मैं एक सक्सेस इंसान बना तो। उस चीज को मत भूलना। ठीक, Thank आगे you so much, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Jain sir, I'm Sergeant Aman Singh Rawat. Sir, my question is, you were in Special Forces in Indian Army and also were a part of RAW agency. And so, why did you choose film industry as a writer? यार मैंने छोड़ने के बाद भाई, चाहे मैं SF का हिस्सा रहा या सीक्रेट सर्विसेज का हिस्सा रहा या आर्मर्ड फोर्सेस का हिस्सा रहा, तो मुझे लगा कि यार दुनिया में हमने देखो, मेरी नज़रों में एक राइटर या आर्टिस्ट कौन है यार? मैं अपनी राइटर की मैंने एक राइटर एज ए कैरियर स्टार्ट किया। मुझे कि मैंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अब मैं इसे दुनिया को कैसे दिखाऊं? मुझे सबसे अच्छा माध्यम लगा बुक्स, वेब। आजकल तो पूरी डिजिटल की दुनिया है ना, कि जो मैं लिख रहा हूं उसको लोग पढ़ें, जो पढ़ नहीं सकते उसको लोग देखें कि यार हिंदुस्तान ने या हमारे लोगों ने दुनिया में क्या क्या नहीं किया। अगर मैं आज क्राइम भी लिख रहा हूं तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि यार तुम क्राइम करो, तुम इससे अपने आप को कैसे सेव करते हो। आज अगर मैं टेररिज्म के ऊपर लिख रहा हूं तो मैं ये बता रहा हूं कि यार ये टेररिज्म की शुरुआत कैसी है। अगर ये कभी तुम्हारे आसपास हो रही है तो तुम समझना कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो मुझे लगा कि यार इस जो भी मैंने अपनी लाइफ, अपनी दुनिया देखी है, उसको दिखाने का इससे अच्छा मेरे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ठीक Sir, one more question, sir. Sir, as a retired officer, ये कुछ कह सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं लगता है, ऐसे कभी आपको ऊपर से इंडियन आर्मी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले कि आप रॉ एजेंसी को मतलब एक्सपोज कर रहे हो? यार एक चीज़ है कि मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आज तक मेरे किसी भी इंटरव्यूज़ में आपने मेरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम कभी नहीं सुना होगा ना। आप मेरे को कभी मेरी रेजिमेंट का नाम आपने सुना होगा। मैं तो आपको ये भी बोलूँ आज तक कि मैंने लाइफ में कितना बताया पता है आपको? मैंने आज तक जितना भी बोला है ये मेरा 5% भी नहीं होगा यार। अगर मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दूंगा अभी, आप, मेरा नाम क्या है? सर, लक्ष्मण सिंह बिष्ट। लक्ष्मण सिंह बिष्ट। अगर मैं ये बोलूँ कि ना लक्ष्मण, ना सिंह, ना बिष्ट मेरी कास्ट ही नहीं है, तो मैं ये बोलूँ यार दुनिया को जो लक्ष्मण सिंह पता है, जो लक्की बिष्ट पता है, ना तो लक्की मेरा नाम है, ना लक्ष्मण मेरा नाम है, ना बिष्ट मेरी कास्ट है। आज तक दुनिया, हिंदुस्तान और दुनिया आज तक मेरा नाम ही नहीं जान पाई। इससे ज़्यादा क्या जान लोगे यार मेरे बारे में? मेरी तो कास्ट भी नहीं है बिष्ट। मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई दुनिया में आगे प्रूफ कर दे कि मेरी कास्ट बिष्ट है, मैं इसी मंच में दोबारा आ जाऊँगा। मेरा एक्चुअल नाम ही ना लक्की मेरा नाम, ना लक्ष्मण मेरा नाम, ना बिष्ट मेरी कास्ट। तो बाकी मेरे बारे में तो 1% भी नहीं जानते यार। मैं उतना ही बोलता हूँ जितना लोगों को जानना चाहिए यार। लेकिन अगर मेरे बोलने से मैं ये कहता हूँ कि 100 लक्की बिष्ट भी तैयार होते हैं तो मेरा इतना बहुत है। ठीक है, आता हूँ अगले 2 सवालों पर। लकी बिष्ट अभी भी तो रॉ एजेंट नहीं है? नहीं, अब सर देखो, मैंने आपको क्या बोला कि एक सीक्रेट सर्विस का बंदा दुनिया में, उसको कभी कोई जान ही नहीं पाएगा। लेकिन मैंने आपको इतना बोल दिया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार सर आपने बहुत चीज़ें रिवील कर दी। मैंने आज आपके यहाँ से बोल दिया फर्स्ट टाइम कि दुनिया के अंदर कोई आदमी, कोई पेपर लाकर ये प्रूफ कर दे कि बिष्ट मेरी कास्ट है, लक्ष्मण या लक्की मेरा नाम है। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो अज्ञात दुनिया में ठोक रहे हैं उसमें कहीं एक और नाम तो शामिल नहीं है जो सामने बैठा है। नहीं, मैं तो आजकल बहुत एक सिंपल सा इनोसेंट सा राइटर हूँ, लिखता हूँ, है ना। कहीं से बहुत सारे लोग मतलब मुझे जिस रूप में देखते हैं, कोई बोलता है नहीं यार सोल्जर है, कोई बोलता है स्पाई है, कोई बोलता है एजेंट है, ठीक है, US बोलता है तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है करके, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना यार। लेकिन दिखने से तो शरीफ ही लग रहा हूँ यार भाई, और हुई यार।
24/7 365 डेज अवेलेबल है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगले सवाल। जैन सर, कैडेट रोहित शर्मा सर, मेरा ये सवाल है, आपको बिग बॉस ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर आया था? अभी जस्ट ही आया था, शायद 2 हफ्ते हुए हैं शायद। तो सर आपने बिग बॉस क्यों ज्वाइन नहीं करा? मैं क्या करूंगा बिग बॉस ज्वाइन करके? अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप बिग बॉस देखना चाहते हो, आप इन फ्यूचर में बिग बॉस में जाना चाहते हो या सोल्जर बनना चाहते हो? यार सोल्जर बनना चाहते हो ना? मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं डेली, हज़ारों मेल्स आते हैं, और मुझे हर जो भी मुझे मेल भेजता है, अगर वो कोई माँ हो तो पूछती है यार मुझे मेरे बेटे को फोर्स ज्वाइन करानी है, कोई लड़का है वो बोलता है मुझे ज्वाइन करनी है। मुझे बहुत सारे मेल और मैसेज आते हैं, हर एक में एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हम देश के लिए क्या करें और मुझे कैसे ज्वाइन करना है। आज तक कभी किसी का ये नहीं आया सर मुझे बिग बॉस ज्वाइन करना है, कभी भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझसे क्या चाहते हैं यार, वो मुझे बिग बॉस पर नहीं देखना चाहते। जो लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं अपने कुछ एक पैसों के फायदे के लिए उन हजारों लोगों की भावनाओं को नहीं तोड़ सकता ना यार। पैसा कम तो नहीं मिल रहा था? पैसा बहुत मिल रहा था, पैसा तो शायद इतना मिल रहा था कि यार मेरी लाइफ भी सेट हो जाती बढ़िया। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन। जय हिंद सर, माय नेम इज संदीप फ्रॉम देशबंधु कॉलेज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन के टाइम सर कभी आपकी बॉडी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि नहीं सर ऐसा करो, फिर आप बोले नहीं ऐसा ठीक है, तो सर वो सिचुएशन कैसी होती है बड्डी के साथ? यस सर। यार कभी भी जब हम लोग एज ए एजेड में वर्क करते हैं, हम बड्डी में ही वर्क करते हैं ज़्यादातर, वहाँ बड्डी के साथ कभी ऐसा नहीं होता, मतलब ज़्यादातर कि यार ऐसा कर ले, बोलता तू बता कैसे होगा, मैं बोलता हूँ यार तू बता कैसे होगा। यहाँ उल्टा सिचुएशन होता है, ठीक है, कि ऐसा लगता है यार मुझसे बेस्ट ये कर दे या उससे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी गलती से हम लोग वापस नहीं आएंगे यार भाई। मेरा एक दोस्त है जिसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले थे ड्रिल मशीन से छेद करके, मतलब ड्रिल मशीन से छेद किया था, दोनों घुटने जोड़े थे, दोनों हाथों में ड्रिल मशीन से छेद किया था, क्लिक किया था। तो जब सिचुएशन ऐसा हो जाए कि जहाँ कोई गलती की संभावना ही ना हो, तो वहाँ पर आपका कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब आप मौत के मुंह में होगे ना तो दूसरे से बोलोगे भाई क्या करना है ये बता। आते हैं, सवाल तैयार करके रखिएगा, किसी के पास कुछ और हो तो लास्ट सेशन में आएंगे। अब जब बात जिक्र हो रही है दूसरे पड़ाव का हो रहा है कि एनएसजी कमांडो, फिर आर्मी की सेवा देने के बाद बॉलीवुड जब आए तब आपने मतलब राइटिंग चुनी, भविष्य में एक्टिंग भी? यार एक्टिंग तो अभी मैं एक वेब सीरीज़ में स्पेशल गेस्ट करके आया हूँ, लेकिन अभी बता नहीं पाऊँगा कि वो वेब सीरीज़ कौन सी है, और बहुत जल्दी लोगों को अमेज़ॉन में देखने को मिलेगी, तो शूट हो चुका है उसका। बॉलीवुड भटका हुआ है क्या? थोड़ा सा क्या है, देखो हर एक का एक टाइम आता है सर, ये दुनिया का एक साइकिल है, कभी आपका अच्छा कभी बुरा, ये तो पहले है तो घूमेगा, आज थोड़ा सा बुरा है तो कल अच्छा भी होगा सर, ये तो सर्कल है, तो चलता रहता है। आप दुनिया में हमेशा यही नहीं कहोगे यार मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, अगर आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर तो अच्छे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल। अभी जैसे सवाल आया उधर से कि बिग बॉस क्यों नहीं गए, तो सलमान खान को ना करते हुए थोड़ा भी डर नहीं लगा? क्योंकि कहा जाता है कि उनको ना कर दिया तो करियर खत्म। अरे सर मैं धरती में किसी से नहीं डरता सर, बिल्कुल, मैं इस दुनिया में नहीं डरता किसी से। क्यों, कई लोगों के करियर ऐसे रहे ना। अरे सर जी अपना मतलब मेरा करियर खत्म करने से पहले आदमी को 1000 बार सोचना पड़ेगा सर। अच्छा, उधर मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई का डर समाया हुआ है क्या कुछ लोगों में? सर देखो हो सकता है जो चल रहा है मीडिया के उससे ही सुन रहा हूँ मैं, तो अब जिनको लग रहा है उनको लग ही रहा होगा यार। ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार मिलकर काम करवा नहीं सकती? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है सर, सरकार को जरूरत नहीं है सर अभी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जो भी है ठीक है सर। देखो उसने भी किसी इनोसेंट को नहीं मार रहा है ना दुनिया में। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं भी एजेंसी का हिस्सा रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत लाइफ में बहुत बुरे काम करे। ऐसा नहीं है कि मैंने भी जब सर्विस करा तो मेरे हाथों भी बहुत चीज़ें हुई हैं, ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने 100% अच्छा करें। कभी ना कभी हम लोग भी क्या करते हैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ हमारे को ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यार ये देश के लिए सही है तो हम स्टेप लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मामला है बाबा सिद्दीकी वाला, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लगता है। डिपेंड करता है सर, हाँ कोई ना कोई तो है पीछे। कॉन्ट्रैक्ट तो किलिंग है ही, कॉन्ट्रैक्ट तो दिया ही था ना 2। जैसे उस वक्त ये बात भी चली कि देखिए एक वक्त था कि दाऊद का राज था बॉलीवुड पर, इस्लामी राज था। अब दौर बदल रहा है, हिंदू डॉन बन रहा है। सर देखो मैं तो क्राइम को सपोर्ट नहीं करता हूँ कभी भी, और यूथ को भी यही बोलूँगा कि आप क्राइम को सपोर्ट ना करें। बस ये तो चलता है, मैंने बोला ना सर, ये तो पहलू अभी चल रहा है, अगले दिन ख़त्म भी हो जाएगा चीज़ें।
शेर सिंह राणा से कहाँ मुलाकात हुई थी? मेरी कभी भी, आज भी एक चल ही रहा था, अभी जस्ट पिछले न्यूज़ में भी यही चल रहा था कि मुलाकात, मैं जीवन में कभी नहीं मिला यार। मैं पिछले अभी जहाँ अभी जस्ट एक इंटरव्यू और दे के आया हूँ, सेम चीज़ें यही हुई। तो अपने लाइफ में कभी नहीं बोला यार कि मैं जेल में रहा, तो मैंने अभी जस्ट पिछले न्यूज़ में ही बोला कि यार मेरे को प्रूफ दे दो कि मैं कभी जेल में था, तो हम दोबारा न्यूज़ में बैठेंगे। तो वो जो कहानियाँ किस्ते जो सर अपने टीआरपी के लिए सर आप करोगे, फिर उन्हें टीआरपी चाहिए। अभी गलती से मैंने एक रिएक्शन कर दिया था पिछले एक रिपोर्टर के ऊपर, वही मिलियंसों में चला गया। तो अब हर आदमी चाहता है मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूं ताकि वो हीटो अपनी पॉलिटिक्स करे, क्योंकि आप यहाँ नाम लोगे तो लोग मुझे देखने आएंगे, जो भी मेरे को फॉलो करते हैं या जो मुझसे प्यार करते हैं, तो उनको मजबूरी में उस आदमी को देखना पड़ेगा जिसका नाम, फिर उसको सर्च करेंगे। तो एक ट्रेंडिंग बन गया कि यार मैं नाम ले लूँ तो कहीं ना कहीं रिएक्ट होगा, मेरा नाम भी लेगा और लोग मुझे भी देखेंगे। तो सिर्फ वो है। लकी विस्ट की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बढ़िया मज़े हैं, बिल्कुल शांति से लिख रहा हूँ चीज़ें, सुकून से, बिल्कुल ईश्वर से सुकून मांगता हूँ बस। हम जैसे हिंदी पाठकों को जदी सर से भी और आपसे भी शिकायत है भाई। बताओ। केवल हिंदी भी है, इंग्लिश आ रही नहीं पिछले भी हिंदी भी है, अभी जस्ट इसकी हिंदी भी आ जाएगी। जो पिछले रॉ हिटमैन है वो हिंदी के अंदर भी है सेम। इसका एडिशन बहुत जल्दी विद इन 3-4 मंथ के अंदर हिंदी में भी आएगा। पिछला बुक भी जो रॉ हिटमैन पार्ट 1 था वो हिंदी में भी अवेलेबल है बिल्कुल। क्योंकि हम लोग को इंग्लिश अच्छी समझ में आती है लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते हिंदी पढ़ने में जो मजा है। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली इसका भी बहुत जल्दी हिंदी वर्जन दिखेगा लोगों को, व्यूअर्स को। बिल्कुल। आखिर में आप लोगों के अगर किसी के कुछ सवाल हो रैंडमली अगर कोई पूछना चाहे तो सवाल जल्दी जल्दी कर लीजिए, फिर खत्म करते हैं। माइक भिजवाइएगा। जैन सर। सर मेरा एक सवाल है कि जो मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे आपने इतने साल जो है वो अपने इंडियन आर्म फोर्सेस में दिया, आप एजेंट रहे, आप अलग अलग देशों में गए, अपने बहुत सारे काम किए। तो सर एक बंदे की पर्सनल लाइफ भी होती है कुछ, मतलब जो फैमिली होता है वो मतलब एक पर्सनल फैमिली होती है, घर वाले होते हैं, बीवी बच्चे, जो कुछ भी होता है, दोस्त यारी होती है, और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो। सर उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? मतलब एक होता है ना पर्सनल लाइफ में टाइम देना कि हाँ मतलब आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये वो। आप जिस हिसाब से आपने इतना कुछ बताया उस हिसाब से तो मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप काम में ही रहे। मतलब आप खुद बता रहे हो आपने छुट्टी नहीं लिया आज तक कभी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लाइफ के अंदर मेरी माँ मेरे पिताजी सब गाँव में ही रहते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो दोस्त अपने बहुत कम गिने चुने। रीज़न है जब मैं ट्रेनिंग में था कुछ दोस्त बने, ट्रेनिंग ख़त्म दोस्त बिछड़ गए। ऑपरेशन के अंदर आए कुछ एक दोस्त बने, उस एरिया से ऑपरेशन ख़त्म दोस्त बिछड़ गए। किसी आर्मड फोर्स में रहा, वहाँ के दोस्तों के साथ रहा, साथ में काम किया, आर्मड फोर्स छोड़ी दोस्त ख़त्म। एनएसजी में आए कुछ टाइम तक, एनएसजी में रहा 11 महीने, दोस्त बने, दोस्त ख़त्म। जेल में रहा 4 साल, 11 जेलें, हर जेल में कोई ना कोई दोस्त बना। जब से जेल से आया दोबारा कभी शक्ल नहीं देखी उनकी दोस्त। तो जीवन में दोस्त बने ही नहीं यार लाइफ में। और किसी के सवाल? सर व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन इंडियन आर्मी? अरे सर मेरे ग्रैंडफादर देश के हीरो रहे, मुझे इंस्पायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार किसी की। मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत इंस्पायर हूँ। मेरे फादर भी ने भी पूरा लाइफ इस देश को ही दिया, उन्होंने भी आर्मी सर्व किया, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इंस्पायर की। फैमिली का जो माहौल था वो शुरू से ऐसा था, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो हर दूसरा घर वहाँ यार एक फ़ौजी का घर है यार। अब किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटा दो तो आपको कोई फ़ौजी मिलेगा यार। और किसी कोई सवाल है या ख़त्म करें? सर जैसा आपने कहा कि अभी पाकिस्तान को अगर बोल दिया जाए कि कौन हिंदुस्तान में आना चाहता है तो 90% लोग वहाँ से आएंगे, 95 आ जाएंगे मेरे भाई। और सेम चीज़ आपने बांग्लादेश के लिए कहा। बिल्कुल। तो जो अभी लेटेस्ट में जो न्यूज़ चल रही है कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान हैं जो भी हैं वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें बांग्लादेश में रहने से अच्छा हमें हिंदुस्तान की जेलें अच्छी लगती हैं। तो सर वहाँ पे जो हमारी मिलिट्री है, जो भी हमारी फोर्सेज हैं सर, वो उन्हें रोक नहीं पा रही, या फिर वो मतलब किस हिसाब से बॉर्डर क्या होता है देखो कि कई बार क्या होता है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, कई बार हम लोग क्या होता है जब गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम भी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे यार बांग्लादेशी शरणार्थी हिंदुस्तान के अंदर जिनको शरण दी हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनको शरण दे रखी है। तो ऐसा तो नहीं है यार कि हम पूरे बांग्लादेश को ही अपने देश के अंदर लाएं। फिर आप लोग कहाँ रहोगे, हम लोग कहाँ रहेंगे भाई? हर देश की एक सीमाएं बदती है ना। तो अब ये इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो 100,000 लाख लोग आ रहे हैं उसमें टेररिस्ट नहीं आएंगे अंदर? वही कह रहे हैं घुसपैठी और रोहिंग्या भी आएंगे ना यार भाई, कुछ लोग तो उसमें भी आएंगे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना पड़ता है कि अगर कोई भी आएगा तो शूट एंड साइट के ऑर्डर होंगे बॉर्डर में। जब सिचुएशन ये हो जाती है तो उसमें गवर्नमेंट को एक क्या लेना पड़ता है, मजबूत एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मानवता के खिलाफ हैं, हम लोगों से नफरत करते हैं, नहीं, हमें खुद को सेफ रखना है, अपने देश को सेफ रखना है, देशवासियों को सेफ रखना है, तो गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने पड़ते हैं भाई।
और किसी का कोई सवाल? सर इन 2019 व्हेन पुलवामा अटैक हैपेंड, तो तब से मन में था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है सर, बट घर वालों का ये है कि इसको आर्मी में नहीं जाने देना, पर अपनी तरफ से यह है कि जाना है। भाई आपके घर वाले क्या करते हैं? सर सिंगल पेरेंट चाइल्ड। नहीं मतलब घर वाले काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? मेरे मदर हाउसवाइफ है और फादर नहीं है सर। फादर नहीं है तो मदर को बोलो यार, देखो कि ऐसा नहीं है कि आर्मी ज्वाइन। यार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, क्या आज सुबह का न्यूज़पेपर या डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना और मम्मी को एक डिटेल देना पूरी की पूरी, क्या डिटेल देना कि हिंदुस्तान में मम्मी आज एक्सीडेंट में कितने लोग मर गए, फिर अगली डिटेल देना कि हॉस्पिटलों में लोग कितने मर गए, डेली लाखों लोग मरते हैं यार। आर्मी का रिकॉर्ड ही क्या है? आपको कौन सी जीवन में जंग लड़नी है यार? लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ हो जाता है, मतलब कि आर्मी तो बंदा वापस ही नहीं आएगा। तो मम्मी को ये बोलो माँ कि इस धरती में ऐसा कौन सा वो है, बच्चा है या कोई इंसान है जो जीवन में नहीं मरेगा कभी भी। और एक चीज़ और कि दुनिया में उससे अच्छी मौत कौन सी होगी मेरे भाई, कि जब पूरा हिंदुस्तान उस बच्चे के लिए रोए। एक का एक्सीडेंट होता 4 लोग रोते हैं, जब एक सोल्जर शहीद होता है तो पूरा हिंदुस्तान रोता है यार। क्यों? तो आपको वो मौत चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान रोए या 4 लोग रोए और दोस्त भी बोले भाई यार ले जा, मैं लेट हो जाऊंगा, डेड बॉडी में भी नहीं हो पाऊंगा। पीछे भिजवा दिया वहीं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप 4 साल तक जेल में रहे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको नहीं लगता कि एज अ इंडियन आर्मी में आपके 4 प्रीशियस साल जो थे वो खराब हो गए, और गवर्नमेंट ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया उस टाइम में? गवर्नमेंट का पूरा ही सपोर्ट था यार मेरे भाई। गवर्नमेंट का सपोर्ट ये था कि गवर्नमेंट ने मेरी तनख्वाह बंद नहीं करी, ठीक है, जो भी मुझे सैलरी मिलती थी मुझे कंटिन्यू सैलरी गवर्नमेंट ने दी। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट्स की हेल्प हो सकती थी, अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि यार उसको लॉयर से हेल्प, किसी भी चीज़ से हेल्प, तो गवर्नमेंट ने वो मदद करी। देखो हर स्टेट का अपना एक लॉ है यार, देश का एक लॉ है। अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं तो उस चार्जेस को आप कोर्ट में फेस करोगे ना भाई, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करोगे। आप मतलब लॉ तो नहीं तोड़ सकते हो, प्रोसीजर तो नहीं तोड़ोगे, चाहे इस देश में दुनिया में कोई भी हो। अगर इस देश में क्या, अगर दुनिया में अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी कोई एलिगेशन लगेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपना क्लियरिटी देनी पड़ेगी ना कोर्ट में जाके भाई। ये तो हमारा संविधान है, लोकतंत्र है। तो ठीक है सर, वन मोर क्वेश्चन सर आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर, उस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तक की जर्नी जो होती है बहुत मुश्किल है जिस टाइम में आपसे। भाई देखो एक्चुअली क्या है, मेरे गाँव में तो आज भी रोड नहीं है यार। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ आज भी मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर तक रोड नहीं है। अगर आप जाओगे तो आज भी आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और मेरे प्रॉपर गांव जाने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आज भी अगर आप जाओ तो जो मेरा गांव है जहाँ पर है वहाँ से भी हमारे को पानी लेने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर दूर नीचे जाना पड़ता है पानी, जहाँ से पानी लेके आते हैं। तो 2024 की सिचुएशन है यार, जब हम पैदा हुए तो उस टाइम कैसा होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसी होती है यार। यस सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप कभी अपने गांव जाते हो तो आप मैं हर साल जाता हूँ यार। सर आप अपने वहाँ के यूथ को मतलब किस तरीके से इंस्पायर करते हो? यार वहाँ का यूथ को इंस्पायर की जरूरत ही नहीं है, वो सब मेरे भाई हैं, सब मुझे फॉलो करते हैं, है ना, तो उनको इंस्पायर की जरूरत ही नहीं है। सर आपको कैसे ट्रीट करते हैं? वो तो मेरे को भाई की तरह बिल्कुल, मतलब मैं दुनिया में कोई भी बिजी रहूँ, कितनी भी मीटिंग में रहूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका कॉल मिस हो गया तो 4 गालियाँ दे देंगे, यार भाई फोन क्यों मिस कर दिया। सर क्या वो हमारी तरह क्यूरियस नहीं होते किसी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए? नहीं उनको मतलब उनके लिए मैं वही हूँ यार, दोस्त के लिए दोस्ती होता कहीं पहुंच नहीं पड़ता भाई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो अगर फोन भी मिस हो गया तो 4 गालियां, तो वो ये उनका फोन में कभी वैसे भी नहीं उठाता स्पीकर में, जो मेरे दोस्त लोग हैं, कि मुझे पता है यार कौन बैठा है, कहीं गाली ना दे दे फोन में। और उनके सामने ये भी नहीं बता सकते किस काम में बिजी है, कौन से काम में बिजी है, बिल्कुल कौन से काम में बिजी है, बोल नहीं सकता। वो 4 गालियां और दे दे फोन में यार। ठीक है, सबके सवाल। हाँ ठीक। सर बीइंग इन दिस पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग हो रहा होने के बाद भी आप ये ऐसे कामनेस कैसे मेंटेन कर लेते हो? मतलब कामनेस मतलब समझे नहीं, इतना नॉर्मल कैसे रहते हैं, डाउन टू अर्थ? नहीं मैंने आपको क्या बोला कि डिपेंड करता है आप मुझसे कैसे मिलते हो। मतलब आप, मैं जिनसे मिल रहा हूं वो लोग कौन है। अगर एक बच्चा भी आएगा, एक 6 साल का बच्चा आएगा तो मुझसे वैसे ही मिलूंगा यार, आप लोगों को वैसे ही मिलूंगा। और यहाँ पर कोई ISI का एजेंट होगा या कोई मिलिटेंट होगा, उससे मेरा मिलने का तरीका चेंज होगा, है ना। आप 3 लोगों की राय लेना, एक बच्चे की राय लेना, जो मेरे गांव में मेरे दोस्त हैं छोटे भी, वो मेरे क्या बोलते हैं, या मेरे जो दोस्त लोग हैं वो मेरे क्या बोलते हैं, या जिनको मैंने लाइफ में नुकसान पहुंचाया है उनके दोस्त क्या बोलते हैं, तीनों की आपको बहुत अलग अलग राय मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल इसी से ख़त्म करते हैं कि लकी बिस्ट अब
पहले रियल सेलिब्रिटी थे जब इंडियन आर्मी में थे, अब एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिसे बॉलीवुड का कहा जाता है। अब वो वाला वो आ गया है, एटीट्यूड तो नहीं आ गया है कि यार बॉलीवुड में हूँ, एक्टर हूँ। अरे ना 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। ना ना, हम इंसान है सर। मैंने बोला ना कि ईश्वर से सिर्फ सुकून, बस ईश्वर से सोते समय सुकून मांगता हूँ बस। देवभूमि का हर दिन क्या याद रहता है, हर चीज़? यार मैं जब भी सुबह उठता हूँ, मेरा सुबह उठते ही मतलब मैं नींद में भी हुआ तो मेरा पहला काम है कि मेरे मोबाइल में हमारी जो कुल देवी माँ है, उठते ही मतलब पहले उनकी मोबाइल के अंदर उनका क्या है, आरती सुननी है जो लाइव है, वो बिल्कुल उठते ही पहले ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि इसी तरीके से अच्छी अच्छी कहानियाँ, किताबें लिखते जाएं थैंक यू। और फिल्मों में भी आएँ। बाकी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एनएसजी कमांडो और मौजूदा वक्त में ऑथर हैं, बॉलीवुड में लिख रहे हैं। अभी 2 किताबें एस हुसैन जैदी साहब ने उनके बारे में लिख दी हैं, कई कहानियां हैं। हिंदी वर्जन भी आ जाएगा हिंदी पाठकों के लिए, हम जैसे के लिए। तो पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। फिलहाल ये अनोखी अलग चर्चा पॉडकास्ट में आपको कैसी लगी, जहां पर गेस्ट भी और फिर सामने दर्शक भी। बने रहेगा हमारे साथ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर किसी और शख्सियत से यहाँ पर मुलाकात करवाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।